बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम अल्लाह के बाबरकत नाम से स्टार्ट करते हैं क्लास को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर स्टार्ट करने जा रहे हैं हम कॉस्टिंग के इस सेशन को। बस मुझे सिर्फ 1 मिनट और दे दें। अच्छा जी, देखिए सबसे पहले तो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में मैं डिटेल में एक प्रेजेंटेशन आपके सामने रखूंगा ताकि आपको ये पता चल जाए कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में सिलेबस कंटेंट्स क्या क्या हैं, हिस्टोरिकली इसका रिज़ल्ट क्या रहा है, आई कैप हमसे और ये पेपर ख़ास तौर पे हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है कि हमें क्या चीज़ें आनी चाहिए पहले से इस पेपर को तैयार करने के लिए। अच्छा, ये पेपर हिस्टोरिकली होता था कैफ 8, यानी बिल्कुल कैफ का आखिरी का पेपर होता था, इसके बाद ऑडिट होता था। तो ये आखिरी पेपर हुआ करता था कुछ 2021 तक। 2021 में जब नया सिलेबस आया, नई स्कीम आई, तो उन्होंने उसको उठा के ऊपर ले आया, यानी कैफ 3 बना दिया। अच्छा, और पीछे जाएं तो हमारे इस पर्टिकुलर पूरी क्वालिफिकेशन में 2 कॉस्टिंग के पेपर हुआ करते थे। एक होता था कॉस्टिंग का पेपर, एक सीए फाइनल में होता था मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर। तो 2 पेपर हुआ करते थे। अच्छा, 2017 में मैनेजमेंट अकाउंटिंग ख़त्म हुआ, उन्होंने कहा जी हम अब सिर्फ कॉस्टिंग के पेपर में चीज़ें पूछ लेंगे, ठीक है जी, और जो थोड़ी बहुत एडवांस चीज़ें हैं वो हम बीएफडी के पेपर में पूछ लेंगे। यानी 2017 तक 2 पेपर थे, एडवांस और बेसिक। 21-17 में आके एक हो गया, और वो एक भी कहाँ होता था, बिल्कुल आखिर में। और 21 में आके क्या हुआ, उन्होंने उठा के पेपर को कैफ 3 बना दिया। अब कैफ 3 पता है कौन अटैम्प्ट करता है? वो बच्चा अटैम्प्ट करता है जो अभी अभी पीआरसी से फारिग हो के आता है, ऐसा। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि एक थोड़ी देर में खुद आदत हो जाएगी। हफीज़ रुक जाओ। फिर हुआ क्या जी कि अब जब से वो पेपर इस तरह का आना शुरू हुआ है, तो वो पेपर का हिसाब किताब थोड़ा सा ऐसा है कि लोगों को इस पर्टिकुलर पेपर में मुश्किल होती है। क्यों? क्योंकि एक ही पेपर है पूरे चार्टर्ड अकाउंटेंसी में। एग्जामिनर ने इसी में बेसिक चीज़ भी पूछनी है, एडवांस चीज़ भी पूछनी है, सब इसी में पूछनी है। तो प्यारे बच्चों, आपको एक ही पेपर पास करना है कैफ 3, और उसके बाद आप लोगों को ये कह सकते हैं कि जी अब मैं कॉस्टिंग का चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, ठीक है जी। एक पर्चा है जिसको आपने पास करना है, ठीक है। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि इस पर्चे में एग्जामिनर ने आपकी इंटायर कॉस्टिंग को टेस्ट करना है, जो वो एक्सपेक्ट करता है किससे, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से, ठीक है जी। तो अल्लाह का नाम लेके सबसे पहले तो ज़रा हम इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में देख लें है क्या। सर आज हम डिस्कस करेंगे मेरा अपना इंट्रोडक्शन जो किसी काम का नहीं है, पेपर के बारे में हम बात करेंगे, सिलेबस के बारे में हम बात करेंगे, और हम ये देखेंगे कि हमने स्ट्रेटजी कैसी रखनी है पढ़ने की, ठीक है जी। अच्छा जी, अच्छा जी, मेरे बारे में जानना बेकार है। मेरी आर्टिकल्स KPMG से 2008 में क्वालिफाई हुआ हूँ। UBL में मैं काम किया एज कंट्रोलर फाइनेंस, फिर आरिफ हबीब में मैंने काम किया एज हेड ऑफ ऑपरेशंस, फिर एक एंटिटी में मैं CFO बन गया, और फिर मैं आपके सामने बैठा हूँ, ठीक है जी। अच्छा, मेरी एजुकेशनल डाइवर्सिफिकेशन, मेरे पास एक क्वालिफ़िकेशन जो है वो CA की है, एक सिमा का फ़ाइनल है मेरा। फ़ाइनल मैंने कभी दिया ही नहीं, क्योंकि इतना पैसे आना शुरू हो गए थे कि मुझे लगा कि बस अब जितना पढ़ना था पढ़ लिया। फिर CFA कैंडिडेट हूँ मैं, ठीक है जी। और फिर हमारे पास एक क्वालिफ़िकेशन है ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ रिस्क प्रोफेशनल्स की, ये कहलाती है FRM। तो अकाउंटिंग, बिजनेस मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ये मैंने सारा किया हुआ है, और ये आपको इम्प्रेस करने के लिए था, ठीक है जी। इम्प्रेस करने के लिए नहीं था, आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं एक बात और डिस्कस आपसे करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि जब वो CA क्वालिफाई कर जाते हैं या कर रहे होते हैं, तो साथ में एक और क्वालिफिकेशन भी शुरू कर देते हैं, और फिर जब क्वालिफाई करते हैं तो एक और क्वालिफिकेशन भी शुरू कर देते हैं, फिर जब क्वालिफाई करते हैं तो एक और क्वालिफिकेशन शुरू कर देते हैं, और वो क्वालिफिकेशन होती भी डिफरेंट एस्पेक्ट्स में। तो जब मैं अपनी CV पे सारी चीज़ें डालता था ना, तो मुझे कोई नौकरी नहीं देता था। उसकी वजह ये है कि जो होशियार बंदा मेरी CV देखता था वो कहता था यार आप बड़े एल डायरेक्टेड बंदे हो, आपने डिग्री हंटिंग की है। डिग्री हंटिंग समझते हो, बस क्वालिफिकेशन जमा किया आपने, तो एक बड़ा बुरा इंप्रेशन जाता था। लेकिन उस वक्त मुझे लगता था कि नहीं यार, ये चीज़ें होनी चाहिए, बंदे को पढ़ते रहना चाहिए। अल्लाह ताला ने मुझे बनाया था टीचिंग के लिए,
तो मुझे इतनी सारी जगहों पे, इतनी सारी क्वालिफिकेशन में अल्लाह ने घुसा दिया ताकि मैं चीज़ों को पढ़ कर आ जाऊँ। ठीक है जी, यानी CFA मुझे हेल्प करता है MFA और BFD पढ़ाने में। ठीक है जी, सिमा जो है इज़ ऑल अबाउट कॉस्टिंग, तो वो कॉस्टिंग पढ़ने के लिए अल्लाह ने मुझे वहाँ भी घुसा दिया। तो अल्लाह ताला ने जो कहते हैं ना, इंसान का पूरा करियर अल्लाह ने ऐसे ड्राफ्ट किया हो कि ये यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, और फिर अल्टीमेटली इसने यहाँ आना है। तो मेरी ज़िंदगी और करियर अल्लाह ने ना बहुत बेहतरीन तरीके से ड्राफ्ट किया। ठीक है जी, और अल्टीमेटली मैं आपके सामने बैठा हूँ इतने सारे चक्कर खाने के बाद। दोबारा आते हैं सर अपने पेपर में। एक पेपर है हमारे इंटायर सिलेबस में। ठीक है जी, और मैं कह रहा हूँ वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट पेपर्स। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? ये मैं इसलिए कह रहा हूँ प्यारे भाई कि अगर आपको नंबर से प्यार नहीं है ना, नंबर से चिढ़, आपको मैथ से आपको बचपन में चिढ़ होती थी, धक्के खा के आपने निकाल लिया पेपर, आप यहाँ आ गया जी, आपने अभी QT का पेपर निकालने में जो है वो कोई अटेम्प्ट्स लगा दिए हैं, अकाउंटिंग में नंबर्स में आप फंसते हो, मैं आपको बता दूं ये पेपर आपको बहुत टफ टाइम देगा। ठीक है जी, तो नंबर से आपको प्यार नहीं है तो यहाँ आपको थोड़ी सी टेंशन होगी, ये याद रखना, ये पहले बता रहा हूँ मैं आपको। फिर इसका इलाज क्या है जी? इसका इलाज ये कि सर जैसे जैसे मैं बताता जाऊँगा उसी हिसाब से आपने प्रैक्टिस करनी है। मैं ये अज्यूम करके चलूँगा कि इस क्लास का एक बच्चा एक एवरेज स्टूडेंट है जिसको मैथ्स इस हद तक आती है जिस हद तक गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ाई जाती है। ठीक है जी, तो मैं बड़े आराम और तहम्मुल से चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है जी, लेकिन ये मैं आपको बता दूं, अगर आपका नंबर्स के साथ पास में झगड़ा रहा है, अल्लाह के वास्ते ये झगड़ा ऐसी सब्जेक्ट में सेटल कर लेना। अच्छा, मैं फिर आपको एक चीज़ और बता दूं, अभी आप लोगों ने QT का सब्जेक्ट पढ़ा था, उसमें डेरिवेटिव्स का टॉपिक था, लॉग का टॉपिक था, लॉग भी नहीं था, कैलकुलस नहीं था, वो कैलकुलस वो डेरिवेटिव भी हो गया, और क्या क्या था आपका सर? था क्या मैथ्स के अंदर? प्रोबेबिलिटी थी, हिपोथेसिस थी, सैम्पलिंग थी, कुछ भी नहीं आएगा यहाँ पे। ये कौन सी मैथ्स की बात कर रहा है? ये मैथ्स की बात कर रहा है कि सर आपको सिंपल अर्थमेटिक आनी चाहिए। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, एक चीज़ आपने 2 रुपए की खरीदी है, इसको कितने में बेचना चाहिए? हैं? वेरी गुड आंसर, उसको 2 से ज़्यादा में बेचना चाहिए। अगर ये सेंस है ना आप में मैथ्स की, नंबर्स की ये सेंस है ना, ये सब्जेक्ट आपको आराम से समझ आ जाएगा। ठीक है जी, मैं एक छोटा सवाल और आपसे पूछता हूँ। भाई गवर्नमेंट आप पे टैक्स लगाती है हर साल, जो आप कमाते हो, टैक्स का रेट है 25%। कितना? ये मिसाल दे रहा हूँ, कितना रेट है? 25%। तो अगर मैं 100 रुपये कमाऊंगा तो मेरी जेब में 100 रुपये पूरे जाएंगे या 25 रुपये कट के जाएंगे? 25 रुपये कट के जाएंगे। कितना जाएगा मेरी जेब में? 75 रुपये। एग्जामिनर आपको कहेगा हमें जेब में 100 रुपये चाहिए, तो बताओ हम कितने पैसे कमाएं कि टैक्स देने के बाद हमारी जेब में 100 रुपये? इस तरह की मैथ्स कर लोगे, इस तरह की मैथ्स कर लोगे, परसेंटेज हैं, रेशो प्रोपोर्शन, ये मैं आपको साथ साथ कराता जाऊंगा। लेकिन अगर किसी बंदे को इस चीज़ में प्रॉब्लम है तो उसको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा। मुझे आपको कोई एडवांस मैथ्स नहीं चाहिए, कोई जो है वो डेरिवेटिव, लॉगरिथम और ट्रिग्नोमेट्री और पता नहीं ज्योमेट्री और पता नहीं कौन सी मेट्री, ये नहीं चाहिए हमें सिर्फ क्या चाहिए? बेसिक कॉमन सेंस, बेसिक लॉजिकल मैथ्स, बस और कुछ नहीं चाहिए हमें। ठीक है जी, अच्छा जी। फिर सर रिजल्ट के ट्रेंड्स बड़े बड़े ज़बरदस्त हैं इसके अंदर। आप रिजल्ट देखो, लोगों को लगता है यार कॉस्टिंग का पेपर ना लोग फेल बहुत करते हैं। आप ये रिजल्ट आपके सामने। अच्छा, ये रिजल्ट्स का सोर्स क्या है? ICAP के एग्जामिनर कमेंट्स। ये शायद आप लोगों के लिए एक नई चीज़ हो जो PRC पढ़कर आ रहे हैं। ICAP का जो पोर्टल है, जो ICAP की वेबसाइट है, उस पर ICAP के पास पेपर्स भी होते हैं, उनका सोल्यूशन भी होता है, उसकी मार्किंग गाइडलाइंस भी होती हैं, और साथ ही साथ एग्जामिनर के कमेंट्स होते हैं कि इस पेपर को बच्चों ने कैसे अटेम्प्ट किया, कितने % लोग किस सवाल में पास हुए। सवाल वाइज उन्होंने ब्रेकअप दिया होता है, पहले क्वेश्चन में इतने % लोग पास हुए हैं, दूसरे क्वेश्चन में इतने। पास होने का मतलब 50% मार्क्स लिए। ठीक है, तो मार्च 18 से ये रिजल्ट मेरे पास मौजूद हैं। और अगर आप रिसेंट रिजल्ट देखो ना, ये जो पेपर आ रहा है ना सितंबर 24 का, और ये मार्च 24 में एक ऐसा पेपर आया जिसने हिला के रख दिया लोगों को। मार्च 24 में एक ऐसा पेपर आया जिसने बच्चों को हिला जुला के रख दिया। जो बंदा कॉस्टिंग का पेपर पूरी तैयारी के साथ देने गया था, वो भी पेपर से वैसे ही निकला है जिसकी कोई तैयारी नहीं थी। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे कि मैंने तैयारी करके क्या उखाड़ लिया।
ऐसा पर्चा था। ठीक है जी। अच्छा यार, मेरी क्लास में ना आप लोगों ने कंट्रीब्यूट करना है, सवाल पूछने हैं, ठीक है जी, और ये खामोश नहीं बैठना है, ठीक है जी, ये मुर्दा लोगों को मैं नहीं पढ़ाता, ठीक है। अच्छा जी, वो छोड़ दे भाई, आ जाएगा, सेट हो जाएगा, रुक जाओ। तो हुआ क्या सर, जब पेपर आया तो उसमें डिसीजन मेकिंग के सवाल ही सवाल, मुश्किल सवाल, अजीब व गरीब सवाल, कुछ चीज़ें ऐसी आएंगी जो कोर्स में ही नहीं थी। और मुझे ऐसा लगा पेपर देख के कि शायद ये कोई नया एग्जामिनर है जिसको शायद सिलेबस का भी आइडिया नहीं है और उसने चीज़ें उठा के पूछ ली। खैर वो पर्चा ख़त्म हुआ, अजीब व गरीब पर्चा, 10 नंबर का सवाल 1.5 पेज पे जा रहा है और 16 नंबर का सवाल 5 लाइनों में ख़त्म हो रहा है। तो ऐसा पेपर था कि जिसको देख के मुझे लगा कि यार इस पेपर में तो कोई 10% लोग भी पास नहीं होंगे, और अगर जेन्युइनली चेकिंग होती ना तो 10% भी पास नहीं होते। उसका रिजल्ट देख लो कितना है, 40%। कितना? 40%। आपको पता है ना, सीएमए का पेपर अगर पास होगा तो आप एमएफए का पेपर दे सकोगे। तो मेरी सीएमए की क्लास में यहीं पर एक बच्चा बैठता था, उसका नाम था अनीब चौधरी, पता नहीं अभी शायद ऐसी क्लास में बैठा भी सुन रहा हो या उसका कोई रिलेटिव सुन रहा हो। अनीब चौधरी वो मेरे पास आया पेपर देने के बाद, उसने कहा सर मैंने 61 का अटेम्प्ट किया है, सही गलत नहीं, 61 का अटेम्प्ट किया है, क्या मैं एमएफए का पेपर दूं, तैयारी शुरू कर दूं रिजल्ट से पहले? अब मेरा बड़ा दिल था, मैं उसको कहूं पागल हो गया क्या, 61 नंबर अटेम्प्ट करके आया मनूस, 61 नंबर में अगर तेरे कोई 8-10 भी इधर उधर हो गए, गया तू। पता नहीं मेरे दिल में क्या है, मैंने उसको कहा यार फारिग बैठने से अच्छा है तैयारी शुरू कर दे, चल अगर कोई मसला होगा मैं तुझे रिफंड कर दूंगा, डिडक्शन भी नहीं करूंगा तेरी, जा बैठ जा। बड़ा अच्छा बच्चा था, इधर शरीफ सा बच्चा था, और वो पास हो गया। यकीन करो वो तो पेपर देकर आया था ना, उसको तो जितनी हैरानगी हो रही थी कि यार मैं कैसे पास हो गया। वो एक पुराने ज़माने की एक वीडियो चलती है ना कि क्या मेरी सिलेक्शन हो गई, आप यकीन करें उस दिन उस बच्चे का यही आलम था, सर मैं पास हो गया। सर और कैसे वेरीफाई करेंगे कि ये सही रिज़ल्ट है? मैंने कहा घर पे एक लिफाफा आएगा, वो आ गया, कह रहा है सर वो भी आ गया है, उसमें भी पास आ रहा है। तो मैंने कहा बेटा ये मान लो कि तुम पास हो गए हो। अब मुझे बताओ ऐसा क्या हुआ था कि ये 40% लोग इसमें पास हुए? देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, जिसको ये लगता है ना कि आई कैप पूरे सही सवाल सही हो, हर चीज़ 100% तो वो मार्क्स देगा, ऐसा नहीं है। ये पीआरसी नहीं है कि एक एमसीक्यू का बिल्कुल सही जवाब आएगा तो नंबर मिलेंगे और अगर गलत आ गया तो 0, ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये ए लेवल्स नहीं है। आप एक सवाल शुरू करोगे, अभी हम जब पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि प्रोफेशनल एग्जाम्स ऐसे नहीं होते। आपने प्रोफेशनल एग्जाम में सारी चीजें गलत कर दी, एक एक नंबर जो आपने कैलकुलेट किया वो गलत कर दिया, लेकिन आपने जो मेथड पिक किया था वो सही था, आधे नंबर आपको उसी के मिल जाएंगे। तो मैं आपको आज बता रहा हूं कि इस प्रोफेशन में खड़े रह के लड़ने वालों की जगह है, लूसियों की नहीं है। ये सिंधी वर्ड है, लूसी कहते हैं ढीले को। ढीले लोगों की जगह नहीं है कि वो एक सवाल उठाया रहो, हो नहीं आ रहा तो वहीं छोड़ दे। नहीं, आपको नहीं भी आ रहा होगा तो आपने क्या करना है, अटेम्प्ट करना है, उससे लड़ाई करनी है, उससे चीज़ें निकालनी है, जो निकल सकता है आप निकाल लो। अगर ये आदत आप में है ना, मैं आपको वाकई बता रहा हूँ कि आप आराम से पेपर पास कर लेंगे। उसके बाद फिर सितंबर 2024 का पेपर आया। आप यकीन करो मेरी ज़िंदगी में, पढ़ाने वाली ज़िंदगी में ना, शायद ये दिस वॉज वन ऑफ द ईजीएस्ट पेपर्स, ठीक है जी, इफ़ नॉट द ईजीएस्ट, वन ऑफ द ईजीएस्ट पेपर्स, ठीक है जी। और मैं पेपर को देख के बड़ा हैरान हूँ, उसमें भी रिजल्ट देख लो कितना। तो जिसमें आई कि आपने बजा के रख दी उसमें भी 40 है, और जिसमें आई कि आपने कहा कि आ जाओ यार ऐसे ही ले जाओ उसमें भी 40 है। तो मैं और कुछ नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि जितना आता है उतना कर देना। तो मैं आपको मैं डेवलप ही ऐसे करूँगा कि आपको मैं लड़ना सिखाऊंगा इस कोर्स में, कि एक सवाल जिसमें कुछ भी नहीं आता हो उससे नंबर कैसे निकालते हैं, ठीक है जी। और मेरी शायद यही एक यूएसपी है जिसकी बेसिस पे जो है वो अल्लाह ने हमें अच्छे रिजल्ट्स दिए पास में, ठीक है जी। अच्छा इसमें ऐसा भी रिजल्ट है 55%, 48, 55, एक तो 59 भी था मार्च 18 से पहले, 17 तक वो मैंने हटा दिए वो रिजल्ट्स। आपको पता है बीकॉम का रिजल्ट कितना आता है? 28% रिजल्ट आता है बीकॉम का। मैट्रिक का रिजल्ट 28-29% आता है। आप अंदाज़ा लगाओ यहाँ पर।
55% रिजल्ट। ठीक है जी। आप ये भी याद रखना कि 20% लोग सिर्फ आई कैप की दीवार को हाथ लगाने जाते हैं पेपर में, इसके बावजूद 55%। ठीक है जी सर, ये अब आप लोगों ने नोट करना है। ठीक है जी, और मैं आपको ये बता दूं कि ये पहला पेज आखिरी दिन तक तुम्हारे काम आएगा, जो आप अभी पहला पेज लिखने जा रहे हो। ठीक है जी, हमारे सिलेबस में क्या क्या है ये हम ज़रा डिस्कस कर लेते हैं सर। सबसे पहले सर हमारे सिलेबस में 3 हिस्से हैं कोर्स के। ठीक है जी, ये पहला हिस्सा है, इसके 35 से 45 नंबर है। ठीक है जी, इसका नाम है कॉस्ट एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन। और प्यारे बच्चों, ये आखिरी बैच है जो आप इस तरह पढ़ रहे हो, अगले बैच में चीज़ें चेंज हैं। सब बता रहा हूं रेहान, सब बता रहा हूं मेरे बच्चे। अच्छा जी सर, ये इसके टॉपिक है, इसमें 6 टॉपिक हैं और नंबर कितने, 35 से 45। ठीक है जी। अच्छा जी सर, लास्ट टाइम इस टॉपिक से तकरीबन 17 नंबर आए, इस टॉपिक से तकरीबन 10 नंबर आए हैं, इस टॉपिक से तकरीबन 8 नंबर आए हैं। ये कितने हो गए, ये 25 हो गए। अभी निकल जाओ कॉस्टिंग की क्लास से। हाँ 35, मैंने कहा जिससे 25 का है तो सर मैं स्प्रिंग बच्चेस के लेक्चर्स ले लूँ, मैंने सिलेबस जल्दी कवर करना है और उम्रे पे जाना है। अच्छा, सिलेबस जल्दी कवर करो, ठीक, आज पे ही चला जा भाई। अच्छा जी, इधर से आ गया 35 नंबर। अच्छा, ये P2T2 क्या है सर, इसका क्या मतलब है P2T2 है? देखो, P है प्रोफिशिएंसी, डिफिकल्टी, P1 होता है बेसिक, जितनी किताब में चीज दी है उससे बाहर नहीं आएगी। P2 का मतलब क्या है, किताब में दी हुई है नॉलेज, आपको वो नॉलेज अप्लाई करनी है। तो P2, सब में P2 आ रहा है। P2 का मतलब सब जगह पे आपने किताब को सिर्फ रेफरेंस के लिए इस्तेमाल करना है, लॉजिक लेनी है, कॉन्सेप्ट लेना है और अप्लाई खुद करना है आपने। ठीक है जी। T2 क्या है सर, T1 का मतलब होता है ऐसा एरिया जिससे मैक्सिमम 8 नंबर पूछे जा सकते हैं, 8 नंबर से ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे। T2 का मतलब है मैक्सिमम 20 नंबर पूछे जा सकते हैं। ठीक है जी। P3 और T3 तुम्हारे लेवल पे नहीं है, वो CA फाइनल में, CA फाइनल में कंसोलिडेशन का सवाल आता है 35 नंबर का। कितने का? 35 नंबर का। ठीक है, 30 नंबर का, 35 नंबर का। आप लोग लेवल पर कोई सवाल भी 20 से ऊपर नहीं होगा। ठीक है जी। P1 का मतलब होता है जितनी किताब में चीज़ दी है ना, बस वही आपको याद करनी है, वही रिप्रोड्यूस करने के लिए आएगी। बिल्कुल बेसिक सिंपल सा हिसाब किताब। P1 बहुत कम जगहों पे, मेरे ख्याल में शायद P1 MFA में इसमें है भी नहीं शायद। सब जगह आपने क्या करना है, अप्लाई करनी है चीज़ें। ठीक है जी। T1 नंबर्स के लिए ना, टेस्टिंग लेवल 1 8 नंबर मैक्सिमम, टेस्टिंग लेवल 2 20 नंबर मैक्सिमम, टेस्टिंग लेवल 3 जितने पूछ सकता है वो पूछेगा। ठीक है जी। T नंबर्स के लिए मैक्सिमम कितने नंबर्स का पूछ सकता है, और P क्या है, डिफिकल्टी के लिए। ठीक है जी। P इज प्रोफिशिएंसी, डिफिकल्टी। P2 का मतलब है जी आपने किताब में नॉलेज दी हुई है वो आपने समझनी है, और एग्जाम का सवाल आपको उस नॉलेज को अप्लाई करने के लिए दिया जाएगा। ठीक है जी। इसका क्या मतलब है सर, नॉलेज को अप्लाई करने के लिए दिया जाएगा? हैं जी, मैं आपको बताऊं जी, मैं बेसिक बात आपको बताता हूं। एक मार्केट से एक प्रोडक्ट मिल रही है 50 रुपए की, मार्केट से आप खरीद सकते हो कितने की, 50 की। मिसाल के तौर पर जी, मेरे दादा जो है वो काबुल से हैं, मेरे चाचा भी काबुल में ही रहते हैं, ऐसा है नहीं, हाँ ये ना वो समझ लो कि चाचा काबुल में रहते हैं। ठीक है जी। तो अज्यूम करो वहाँ से जो है वो ज़बरदस्त किस्म की चर्स मिलती है,
मैं मंगवा सकता हूं, आप लोग नहीं मंगवा सकते, ठीक है जी। अच्छा, मैं चर्च पाकिस्तान में भी क्या कर सकता हूं, उगा सकता हूं। पाकिस्तान में उगाऊंगा तो मुझे 50 रुपए का एक यूनिट पड़ेगा, काबुल से मंगवाऊंगा तो मुझे 40 रुपए का एक यूनिट पड़ेगा। क्या करना चाहिए, काबुल से मंगवा के बेचना चाहिए, ऐसा। ये है नॉलेज। अब एग्जाम में वो आपको देगा सिनेरियो पूरा कि काबुल से मंगवाने पे इतने जो है वो लॉसेज आएंगे, फिर इतने टैक्सेस लगेंगे, फिर इतनी जगह पकड़ा जाएगा, और अब बताओ ये कॉस्ट पड़ेगी, और घर पे बनाओगे तो खेती बाड़ी करना पड़ेगी, पुलिस को रिश्वत देना पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, लेकिन इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी, फलाना नहीं लगेगा। अब बताओ दोनों में से क्या काम करें। यह है इसकी एप्लीकेशन। किताब में आपको क्या मिलेगी, सिर्फ नॉलेज मिलेगी। एप्लीकेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगी, ठीक है जी। बहुत सारे केसेस आपको करने पड़ेंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, चलो जी, अब हमारे पास दूसरा पोर्शन है इसी कोर्स में, वो है हमारे पास जनाब कॉस्ट फ्लोज। यह है 20 से 30 नंबर का। इसमें कितने चैप्टर हैं कॉस्ट फ्लोज में? वैसे तो 3 चैप्टर हैं, मैंने ज़बरदस्ती के 4 बना दिए। ये जो प्रोसेस है जॉइंट प्रोडक्ट से जनरली एक ही टॉपिक ट्रीट किया जाता है। आप देखें जी, इसमें नंबर्स कितने हैं हमारे पास, 20 से 30। सर लास्ट टाइम इससे कुछ आया? हाँ सर, 19 नंबर का ये आया और 8 नंबर का ये आया। वीवो अब पूरा कोर्स तरीके से ले लेना। रिकॉर्डिंग विल बी अवेलेबल कितने बजे है? 4 PM, 4 बजे तक मिल जाएगी आपको इसकी रिकॉर्डिंग। 4 से भी शायद पहले मिल जाए। कर लिया था बस, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। कॉस्ट फ्लो से कितने मार्क्स आएंगे? 20 से 30। मुनीब थोड़ी देर में सेट हो जाएगा। वो रिकॉर्डिंग में नहीं होता मिस मैच, रिकॉर्डिंग में आपको कंप्यूटर से देता हूँ, ठीक है। सेट हो जाएगा थोड़ी देर में, रुक जाओ। सिलेबस में कोई चेंज है या नहीं? इस दफ़ा सिलेबस में कोई चेंज नहीं है। अगली दफ़ा सिलेबस भी चेंज है, सब कुछ चेंज है, लेवल भी चेंज है। और पास कर लो, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आपको एक बहुत बेहतरीन टिप दे रहा हूँ, कॉस्टिंग पास कर लो। बाकी का मैं नहीं बोल रहा, रुल जाओगे नहीं तो। मैं आपको बड़े उससे बता रहा हूँ सर, ठीक है जी। आपको पता है कि एक बंदा जो है ना, वो शिकायत करता है कि यार मेरे हाथ पाँव खोलो तो मैं इसको बताऊँ, ऐसे होता है ना। तो आई कैप ने सिलेबस चेंज करके क्या किया, जो जगह इसकी चेंज की है वो क्या किया, अपने हाथ पाँव खोले कि अब कोई बंदा मुझे ये नहीं कहेगा कि यार ये तो अभी PRC से आया था बच्चा, ये कैसा पेपर पूछ लिया तुमने, ठीक है जी। अभी आपके साथ फिर थोड़ा रहम वाला मामला है, ठीक है। अच्छा जी, टेंशन नहीं लो बेटा इस चीज़ की, हार्ड प्रैक्टिस करेंगे अभी। हार्ड प्रैक्टिस पता नहीं क्या होती है। अच्छा जी, तीसरा कितने नंबर है? 30 से 40। इसमें कितने टॉपिक होने चाहिए? डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग, कॉस्ट मैनेजमेंट, इसमें टोटल 3 टॉपिक है। यह है बेटा जिसका ये एरिया अच्छा, उसकी पूरी कॉस्टिंग अच्छी, और जिसका ये एरिया वीक, उसको ऊपर जो आता भी है उसमें भी आई कैप उसको तेल कर देगा, ठीक है जी। हाँ, वो लाइव भी करना पड़ेगा। आप पर ऐप पर लाइव क्यों नहीं? ये 30 से 40।
हाँ जी, अब मैं आपको ना कुछ चीज़ें इसमें बताना चाहता हूँ, गौर सुनना। इधर कितने चैप्टर नज़र आ रहे हैं तुम्हें? 3 चैप्टर नज़र आ रहे हैं, ऐसा। एक हमारे पास है ब्रेक इवन, एक हमारे पास है डिसीजन मेकिंग, एक हमारे पास है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ठीक है। ये जो सितंबर मार्च 24 का पेपर आया था ना, जिसमें मैंने आपको बताया कि आई कैप ने तबाही फेर दी, उसमें से पूरे 35 यहीं से पूछ लिए। अब हम गए शिकायत लेके, हमने कहा ये तो T2 है, इसमें मैक्सिमम कितना पूछ सकते हो तुम? 20 नंबर पूछ सकते हो। जब 35 थे तो भाई 20 यहां से पूछ लेता, तो भाई 10-15 ऊपर से पूछ लेता, 8-10 नीचे से पूछ लेता। इस अटेम्प्ट में 35, उस अटेम्प्ट में 35 नंबर यहां से आए और 16 नंबर यहां से आए। कितने हो गए? 51। पट्टा ही बैठ गया बच्चों का। बोल्ड। हमने बड़ी लंबी चौड़ी जो है ना शिकायतें, यार ये क्या तरीका है, सिलेबस इस तरह है और पेपर इस तरह पूछ लिया उठा गया, और ये क्या है और वो क्या है। आई कैप ने कहा यार हम ना डिसीजन मेकिंग को एक चैप्टर नहीं मानते। हमने कहा अच्छा। उसने कहा जी डिसीजन मेकिंग में ये 5 चैप्टर्स हैं, ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा हम डिसीजन मेकिंग में 5 चैप्टर्स को अलग अलग चैप्टर कंसिडर करते हैं। तो मैंने कहा अगर आप इसको अलग अलग चैप्टर कंसिडर करते हो तो किताब में भी अलग अलग चैप्टर बनाओ ना। किताब में आपने एक चैप्टर में डाला हुआ डिसीजन मेकिंग। तो उन्होंने कहा नहीं, हमने देखे सिलेबस में हर एक के आगे क्या लिखा है, P2 T2, इसका मतलब है हर एक के आगे लिखा है। तो ये हर एक कौन सा हर एक क्या है? चैप्टर है। स्पेशल ऑर्डर्स अलग चैप्टर है, मेक और बाय अलग चैप्टर है, फर्दर प्रोसेसिंग अलग चैप्टर है, शट डाउन अलग अलग चैप्टर है, रेलेवेंट कॉस्टिंग अलग चैप्टर है। तो डिसीजन मेकिंग में कितने? 5 चैप्टर छुपे में। इसका मतलब है ये हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में भी ये पूरे 35 नंबर एग्जामिनर कहां से पूछ ले? डिसीजन मेकिंग के इन 5 हिस्सों से। अच्छा, हमने जब हम ये बात करने गए थे, जब हमारे सामने सिलेबस खुला, हमने कहा यार बात तो सही आई क्या आपकी, क्योंकि जिस तरीके से इसके आगे लिखा हुआ है ना P2 T2, इट इंडिकेट्स कि क्या है ये सेपरेट चैप्टर्स हैं। तो प्यारे बच्चों ये दिमाग में रखिएगा कि आपने मेरे प्यारे भाई इन 3 टॉपिक्स पे अगर आपकी ग्रिप स्ट्रांग है, मैं आपको आज बता रहा हूं, आपका कॉस्टिंग क्या, आपका आगे MFA, आपका BFD भी आसान है, लेकिन अगर इन 3 टॉपिक्स पे आपकी ग्रिप वीक है या आपको मसले हो रहे हैं इसके अंदर और वो मसले ओवरकम नहीं हो रहे हैं, बड़े प्रैक्टिस के बाद भी आपको काफी स्ट्रगल करना पड़ेगा इस पूरे प्रोफेशन में, क्योंकि इन्हीं 3 टॉपिक्स में आपने सोचना है। बाकी सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो मजदूरी वाले हैं, यानी आप सवाल शुरू करोगे, स्टेप्स करते 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 एंड तक पहुंच जाओगे। इधर क्या करना है आपने? इधर आपने हर सवाल में सोचना है। अब बताओ हमारे सिलेबस के 2 हिस्से बन गए। एक हो गया जी डिसीजन मेकिंग एंड प्लानिंग थिंकिंग, ठीक है जी, और एक हो गया हमारे पास क्या चीज? कॉस्टिंग। कॉस्टिंग में टॉपिक्स हैं कितने? पीछे जाओ जरा, कितने टॉपिक्स हैं? 4 ये हैं, 10 हैं। और हमारे पास मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसको मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहते हैं, या डिसीजन मेकिंग, इसमें कितने चैप्टर हैं? 13 चैप्टर्स हैं टोटल, 3 और 10। किससे स्टार्ट करें? हम इन 3 चैप्टर्स को पहले कवर करेंगे। मैं इन 3 चैप्टर्स को शुरू करता हूं, मुझे सब कहते हैं यार ये गलत बात है यार, जितने टीचर से मेरी बात होती है, आप ना वो पहले पढ़ाया करो, वो बेसिक्स हैं और ये और वो और फलाना ढिमका। मैं कहता हूं नहीं, मैं इस पर ज़्यादा टाइम लगाऊंगा, क्योंकि मैं पूरे क्वालिफिकेशन में जगह जगह आपको मिलूंगा। मैं आपको अकाउंटिंग में भी मिलूंगा, फाइनल में BFD में भी मिलूंगा, फाइनल में FR में भी मिलूंगा। मुझे पता है कि यार एग्जामिनर आपसे क्या ग्रेजुअल प्रोग्रेशन एक्सपेक्ट करता है, ठीक है जी। तो मैं स्टार्ट करूंगा इन चैप्टर से। शुरू में होगी मुश्किल लोगों को। मैं ये नहीं चाहता कि मैं आपको जो है वो पहले एक ऐसी कश्ती में बिठाऊं और समंदर के किनारे से हम चलना शुरू हों और आपको लगे यार समंदर तो बहुत शांत है, और दरमियान में आके गेम खराब हो जाए। मैं मजबूर हूं, अच्छे अल्फाज में इस्तेमाल नहीं कर सकता, ठीक है जी, नहीं तो मैं अपने जज्बात का खुल के इज़हार करता, मसला होगा आप, ठीक है जी। लेकिन अगर मामलात ये हो कि हम पहले से स्टार्ट करें तो आपको लगेगा थोड़ा सा मुश्किल, टेंशन होगी, पहाड़ चढ़ने वाली बात होगी, लेकिन आगे के 10 टॉपिक में आपको लगेगा कि हम पहाड़ से उतर रहे हैं।
आसान हो जाएगी आपके लिए चीज़। ठीक है जी। तो मेरी इल्तिजा और रिक्वेस्ट ये है कि शुरू की 10 क्लासेस एक बिलो एवरेज बच्चे को मुश्किल फेस होती है, लेकिन 10 के बाद उसको मज़ा आने लगता है कि हाँ यार अब समझ आ रही है चीज़ें, थिंग्स आर मेकिंग सेंस। ठीक है जी। वो आहिस्ता 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 फिर जब हम बाद वाले टॉपिक देखते हैं उसको वो लगता है कि सर ये इससे भी सवाल आते हैं सर, तो मैं उसको बताता हूँ कि हाँ इससे भी सवाल आते हैं। ये पर्टिकुलर एरिया 40 नंबर का है, 60 नंबर आसान वाले। अगर आपके ये 40 स्ट्रॉन्ग हैं वो 60 आराम से कर लोगे। ये मैंने आपको डे 1 पे क्रिस्टल क्लियर बात बता दी। इस 3 एरिया को हम क्या कहते हैं? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। उस 10 को हम क्या कहते हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग। आपको पता है नए सिलेबस का नाम क्या है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है जी। अच्छा जी, आप इस सब्जेक्ट में क्यों फेल होते हैं ये किताबी बातें मैं आपसे ना 2 मोटी मोटी बातें करूंगा और उसके बाद हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। देखो एक चीज़ याद रखो, आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में ना ये पहला स्टेप है, ये कैफ का पहला स्टेप है। मैं आपको इतना बता दूं बेटा, ये जो कैफ के 1, 2 और 3 सब्जेक्ट्स है ना, इसमें जो लोग फेल होते हैं ना, 2-3 अटैम्प्ट फेल होते हैं ना, 80% लोग जो फेल होते हैं वो इस प्रोफेशन को छोड़ देते हैं। जो पास हो जाते हैं वो तो आगे चले जाते हैं ना, जो फेल हो जाते हैं ना 80% लोग इस प्रोफेशन को छोड़ के चले जाते हैं। आपको क्या लगता है कि इस वक्त ICAP के एग्जामिनीज कितने होंगे? 50,000 सब्जेक्ट रजिस्ट्रेशन होती हैं, 50 से 60,000 कैफ में। पास कितने होते हैं? फाइनल तक कितने पहुंचते हैं? फाइनल में पास कितने होते हैं? लास्ट टाइम 300 समथिंग क्वालिफाई हो गए, 350 पता नहीं 400 क्वालिफाई हो गए। ICAP की हिस्ट्री का बेस्ट रिजल्ट। अगर ये 3 पेपर तुम्हारे पास हो गए ना, आपको मैं बता रहा हूं सर, आप इंशाल्लाह किसी न किसी पॉइंट पे चार्टर्ड अकाउंटेंट जरूर बन जाओगे। लेकिन अगर इन 3 पेपर में रुक गए और फेल हो गए तो ये याद रखना अगली दफा पेपर देना और मुश्किल होता है इंसान के लिए। क्यों? खौफ, डर, मैं इधर से मार खा के आया हूं, मुझसे नहीं हुआ था लास्ट टाइम, दोबारा फेल हो जाता है इंसान। कैफ 1, कैफ 2, कैफ 3, अल्लाह के वास्ते ये जो पहली अटेम्प्ट है ना, मेक इट काउंट फॉर योरसेल्फ। अगर आपने इस अटेम्प्ट में आपने ये पर्चे निकाल लिया ना, पहली अटेम्प्ट आपने गोल्डन बना ली ना, निकल गए पेपर, आप आगे बढ़ गए। मैं आपको बता रहा हूं आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे। ये मैं आपको अपने 20 साल तजुर्बे का निचोड़ बता रहा हूं। अगर आपका जहाज पहले झटके में ही हवा में उड़ने लग गया ना तो पहुंच जाओगे मंजिल तक। नहीं तो बहुत सारे लोगों का जहाज सिर्फ टैक्सी करता है, घूमता है वहीं पे, और वहीं से पीछे आगे जंक यार्ड में खड़ा हो जाता है कि जी नहीं जा रहे हैं, मुंह पे कहीं नहीं जा रहे हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको एक तो आपने बहुत तमीज़ तरीके से लेना है। अगले 3.5-4 महीने आपके लिए एक प्रोजेक्ट है, ये आप अज्यूम करो आपकी पूरी ज़िंदगी का एक टर्निंग पॉइंट है। अगर आप इस पर्टिकुलर 3-4 महीनों में आगे कामयाब हो गए ना, मैं आपको यार यकीन करो एक बात बता रहा हूँ, आप इंशाल्लाह चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे। आप इंशाल्लाह चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे। मैं आपको एक चीज़ सुनाता हूँ। मैं आपको एक चीज़ सुनाता हूँ। हमारा एक स्टूडेंट था यहाँ पे, इसी आपकी तरह यहीं बैठ के पढ़ता था। ठीक है जी, थोड़ा सा मस्ती मजाक करने वाला बच्चा था, दरमियान में बैठता था। ठीक है जी। उसने कैफ पास किया, KPMG में पहुँच गया। जब पहुँच गया तो फाइनल के पेपर देने की कोशिश की। कितने पेपर पता फाइनल के उसके पास हुए? एक भी नहीं। मैंने एक कहा, एक भी नहीं। कोरा कागज बन के वो KPMG से आर्टिकल्स की, एक पर्चा पास नहीं हुआ। आखिरी साल आर्टिकल्स का शुरू हो गया। तो मैं उस वक्त गुलशन में रहता था, घर के करीब ही रहता था। तो बार बार आ गया, यार मैं क्या करूं। मैंने कहा इसी से कर ले। कैफ कर लिया, फर्म तक पहुंच गए फर्म तक। कहा जी अच्छी फर्म से आर्टिकल्स कर ली? जी कर ली। 1 साल रह गया। एक काम करो, ACCA के पेपर्स दे दो। उसको उस वक्त ACCA के 4 पेपर देने थे खाली। उसने 1 साल में वो 4 पेपर किसी न किसी तरीके से निकाल लिए। 1 साल 1.5 लगा, निकाल लिए। और वो बंदा जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी का फेलियर है,
वो पहुंचा, पाकिस्तान से निकला, वो गया अबू धाबी। अबू धाबी में 1.5 साल काम किया, काम में बहुत तेज़ था बंदा, पढ़ता नहीं था। अबू धाबी से चला गया वो ऑस्ट्रेलिया और मेलबर्न में, और माशाल्लाह आज मेलबर्न में जो है वो उसको तकरीबन कोई 4.5-5 साल हो गए और वो वहाँ पर इस वक्त सीनियर मैनेजर है। मैं आपको 1 साल पहले का ना उसका एक मैसेज सुना रहा हूँ, और उससे मुझे कहा था कि मैंने उससे पूछा था, मैंने कहा यार मैं बच्चों को मोटिवेट करने के लिए ये पूछ रहा हूँ तेरी सैलरी कितनी है। उसने क्या जवाब दिया, लग रहा चल जाए बस ये चलता कैसे भाई, नहीं क्लिक करने में नहीं चल रहा ये। अच्छा जी, हुदैत वसी को भेज देते हैं। वालेकुम सर रिसेंटली एक्सचेंज रेट तो देखा नहीं है लेकिन सुनो, वालेकुम सर रिसेंटली एक्सचेंज रेट तो देखा नहीं है लेकिन जो पिछले महीने हम लोग को पैसे भेजे थे उस हिसाब से अगर देखूँ तो मेरे ख्याल से 29.5-30 लाख होगी, 31.5 लाख 30 लाख इस तरीके की होगी महीने की। सर मैंने एक्सचेंज रेट तो देखा नहीं है साल पहले, हाँ, लेकिन मैंने अभी जो पिछले महीने अब्बा को पैसे भेजे वो तकरीबन 29.5-30 लाख बनते हैं एक महीने की सैलरी। ठीक है जी, ये कुछ आपके लिए पड़ा हुआ है आगे। अभी मैं 2 दिन पहले जो है वो एक अफ्तार डिनर पे गया था। ये सारे हरामखोर जो पाकिस्तान से बाहर काम करते हैं ना, हमारे साथ के लड़के, ये आ जाते हैं 15-16 रोज़े पे कराची आ जाते हैं ताकि ईद गुजार के जाएं। तो ये आए हुए थे सारे। अब मैं आपको वाज़े फ़र्क बताता हूँ, सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, कोई 17-18 लड़के थे हम तो, और ये सारे मेरे साथ के, यानी क्वालिफाई किए हुए भी 16-17 साल हो गए। तो एक कुछ लोग यहाँ काम करते हैं, एक हाउस ऑफ हबीब में जो है वो CFO है, एक जो है वो न्यू जुबली लाइफ इंश्योरेंस का CFO है, एक EFU का जो है वो पूरी ब्रांच हेड करता है, उसके अब्बा की ब्रांच है पूरी। ठीक है जी, एक जो है वो इंग्लिश बिस्किट्स में CFO है। तो मैं उनसे तनख्वाहें पूछी, 12 लाख 13 लाख लोकल। कितने साल हो गए इनको? 16 साल हो गए। तो मैंने कहा यार बाहर चले जाते। अब 2 लड़के बैठे मेरे जूनियर्स, मुझसे तकरीबन 4 साल 3.5 साल जूनियर, क्योंकि जब मैं आखिरी साल में था KPMG में तो वो आए थे मेरे पास। उनसे मैंने पूछा तो वो हंस रहे हैं, वो कहता नहीं पूछो। मैंने कहा नहीं फिर भी बता दो। तो एक ने कहा सर मैं इस वक्त 52,000 दरम कमा रहा हूँ। ठीक है जी, 52,000 दरम की मेरी सैलरी है। ठीक है, 75 रुपये का या 80 रुपये का दरम चल रहा है। कितने हो गए? 40 लाख रुपए। ये हमारे 4 साल आगे के जूनियर्स हैं। आपके लिए क्वालिफिकेशन आगे क्या लेकर आ सकता है? आपकी सोच है, क्वालिफाई होना है आपने, ये आपके लिए रिवॉर्ड है। और नुकसान क्या पता है अगर आप फेल हो गए तो यहाँ पर एक बंदा जिसने कैफ के कोई पेपर पास नहीं किए हो, PRC पास किया हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो ऐसे ट्रीट होता है जैसे इंटरमीडिएट। 25,000 रुपये तनख्वाह है जी। आप इज़्ज़त में फ़र्क देख रहे हो सर, ये तो पैसे की बात है, पैसे से इज़्ज़त, इज़्ज़त पैसे से ही है भाई। किस दुनिया में रह रहे हो हैं? मैं मुल्क और कौम की खिदमत करूँगा, मैं इसलिए CA करने आया हूँ, झूठ नहीं बोलूँ, सीधी बात करो, पैसा कमाने आए हो। ठीक है जी, मुल्क और कौम की खिदमत करने वाला कोई जज्बा नहीं होता। वो आता है जज्बा इंसान के अंदर, पता है कब? जब उसका पेट भर जाता है, जब उसके पास टैंक में बहुत सारा माल पड़ा होता है, फिर वो कहता है हाँ अब मैं गरीबों के लिए काम करूंगा। पहली रोटी गरीब की जेब में नहीं जाती है, उसकी गरीब के मुंह में नहीं जाती, कहाँ जाती है? अपने मुंह में, अपने घर वालों के मुंह में। ठीक है जी, तो फिलॉसफर इंसान कब बनता है? जब पेट भरा हुआ होता है। तो मैं आपसे कह रहा हूँ प्यारे भाई, अगर आपने ये पहला स्टेप सही से रख दिया ना, देयर इज अ बिग चांस कि आप इंशाल्लाह अल्टीमेटली चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे। कैफ आपने 3 अटेम्प्ट्स में निकालने की कोशिश करनी है। 3 अटेम्प्ट में निकल गया, आपको बिग 4 फॉर्म्स मिल जाएंगी। बिग 4 में, बिग 5 में, बिग 6 में आर्टिकल्स मिल गई, आपका करियर बन जाएगा। मैं आगे बात नहीं कर रहा क्योंकि मुझे लोग बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं कि आप छोटी फर्म वालों को जो है ना वो बहुत बुरा बोलते हो, ये बोलते हो। अब मेरे सामने एक खोता खड़ा हो और बंदा कहे यार ये खोता भी इंसान है, तो मैं उसको क्या कहूँगा? ये खोता इंसान नहीं है भाई, इसके खोते होने में इसका कसूर नहीं है, लेकिन आपके खोते होने में आपका कसूर होगा। मैं बता रहा हूं आपको, अगर आपने 3-4 अटेम्प्ट में क्वालिफाई नहीं किया कैफ,
आपके करियर में और एक बंदा जिसने 3-4 अटेम्प्ट में पास करके बिग 4 फर्म्स में चला गया, उसके करियर पाथ में जमीन और आसमान का फर्क होगा। मार्क माय वर्ड्स, ठीक है जी। तो आप लोगों ने करना क्या है, पहले स्टेज पे सर जब हम कॉस्टिंग पढ़ेंगे ना, मेरे प्यारे बच्चों आप लोग याद रखिएगा, मैंने आपका दिमाग बनाना है, मैंने आपका माइंड सेट चेंज करना है। और वो कैसे चेंज होगा मैं उस पर बात करूंगा। मैं ये फजूल ये आई कैप वाली बात नहीं कर रहा। मैं आपसे ना एक चीज़ डिस्कस करने जा रहा हूं सर, गौर से सुनिएगा दोस्त। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे एक छोटी सी चीज़ डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखिए, हम जब अपनी क्लासेस लेंगे ना, तो हमारी एक क्लास होगी या आपने जो है वो क्लास लेनी है, चाहे आप लाइव लो चाहे आप रिकॉर्डेड लो, ये आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। मैं इस पर डिस्कशन नहीं करना चाहता कि यार लाइव के ये फ़ायदे हैं और रिकॉर्डेड के ये फ़ायदे हैं। दोनों के अपने फ़ायदे हैं, अपने एडवांटेजेस हैं, अपने डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है जी। लेकिन मैं आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जिस दिन की क्लास होगी उसी दिन आपने वो क्लास लेनी है, ठीक है जी। नंबर 2, सर आपको डेली एक होमवर्क मिलेगा। क्या मिलेगा? आ जाएगा, रुक जाओ। आपको मिलेगा डेली एक होमवर्क। ये शुरू में होता है, जब नई नई क्लास शुरू होती है ना, पहले दिन होता है इस तरह। आपको रोज़ एक होमवर्क मिलेगा, ठीक है जी। और उस होमवर्क का आपने करना क्या है, अगर आप ये डेली का होमवर्क करें ना, आप ज़्यादा नहीं करें, आप मेरे साथ शुरू के 5-6 टॉपिक्स कर लें बस। जिन टॉपिक्स में आपके मैंने दिमाग साजी करनी है, ब्रेक इवन, डिसीजन मेकिंग हो गया, शुरू में लर्निंग कर्व वगैरह के टॉपिक्स हो गए ना, अगर आप मेरे साथ इसी में डेली एक होमवर्क कर लेना, इसका फ़ायदा क्या है सुने। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं पूरी क्लास में ना 300 सवाल सॉल्व कराता हूँ पूरे कोर्स में, कितने? 300-350 सवाल मैं यहाँ बोर्ड पे करवाता हूँ, आप कॉपी करते हो, आप कॉपी करते हो। बताओ आपने कितने सवाल किए? एक भी नहीं किया आपने। पेपर में सवाल क्या करने हैं? कॉपी नहीं करना बोर्ड से, खुद से सॉल्व करना है। और मैंने आपको बताया इस 40 नंबर में क्या करना पड़ेगा आपको? सोच के सवाल सॉल्व करना है। तो आपको तो सोचना ही नहीं आता। आप तो इस चक्कर में मेरे पास आए हो कि जी सर पिछली 15 अटेम्प्ट के पास पेपर क्लास में करा देंगे। लाना थे फिर आपके ऊपर, अगर आपने ये काम मुझसे करा लिया तो। मैं आपको सारी चीजें करवाने का क्या हिसाब किताब है, सारी चीजें मेरे पास ऑलरेडी रिकॉर्डेड पड़ी हुई हैं। मैं ये चाहता हूं कि यार आपको एक नया सवाल मिले ना, आपको उससे लड़ना आता हो। और लड़ना कैसे आएगा? जब आप प्रैक्टिस करोगे। मैं आपको रोज एक सवाल दूंगा, क्लास कराऊंगा, क्लास में चीजें कराऊंगा, क्लास के लेवल से थोड़ा सा मुश्किल होगा होमवर्क। आप घर जाओगे, क्लास में सीखी हुई चीजों को उस होमवर्क के ऊपर क्या करोगे? अप्लाई करोगे। नहीं होगा, टेंशन होगी, मुश्किल होगी। कुछ लोगों से आसानी से हो जाएगा, कुछ लोगों को क्या होगी? मुश्किल होगी। लगे रहना है। उसके साथ मैं आपको क्या दूंगा? सॉल्यूशन दूंगा। अब अगर किसी बंदे से नहीं होता सॉल्व, तो मैं इनिशियल कुछ क्लासेस के अंदर आपको उन सवालों का वीडियो सॉल्यूशन भी दे दिया करूंगा। लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे जाएगा मैं आपको पेपर सॉल्यूशन दूंगा, अनलेस के क्वेश्चन बहुत मुश्किल हो। अगर आप मेरे साथ सर ये होमवर्क डेली वाला कर पाए, शुरू के 5-6 टॉपिक्स में भी, मैं आपको एश्योरेंस दे रहा हूं, आपका 99% चांस है कि आप पेपर पास कर जाओगे। मैं आपसे और कोई डिमांड ही नहीं करता, सिर्फ मेरा डेली का होमवर्क सॉल्व करो। सर नंबर 3, हमारा वीकली एक क्विज होगा, ठीक है जी। लास्ट टाइम हम कोई 10 के करीब क्विजेस ले पाए, ठीक है जी, इससे ज़्यादा हम नहीं ले पाए। लेकिन इस दफ़ा मेरा इरादा है कि हम ये शुरू से ही लेके चलेंगे, दरमियान से नहीं, शुरू से ही लेके चलेंगे। हर वीक में एक क्विज होगा, ठीक है। मैं आपको बताऊं, लास्ट टाइम मेरे पास कॉस्टिंग में से 2700 बच्चा था, 2700, तीन हमारे पास ग्रुप्स थे। आपको पता है कितने लोग क्विज देते थे? हैं कितने लोग क्विज देते थे? 125, 80, 90। और फिर हराम खोरों से अगर पूछो मैं क्विज लेना बंद कर दूं, नहीं, क्विज लें, मैं ना दूं कोई मसला नहीं है, क्विज लें आप। मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ। एक अटेम्प्ट में मैंने FAR2 पढ़ाना शुरू किया, यहाँ पर 2013 या 14 की बात है। 60 बच्चों का मुझे बैच मिला। कितने का? 60 बच्चों का। और 60 में से शायद 1-2 ऐसे थे जिनकी फर्स्ट अटेम्प्ट थी, बाकी सारे पुराने थे।
मैंने उनके साथ जान लगा दी, 3-3 घंटे की क्लास रोज की। मैंने कहा एक चीज नहीं छुड़ाऊंगा इन हरामखोरों को, सब कराऊंगा। दिन रात एक कर दिए। 6 बजे क्लास शुरू होती थी, रात शाम में 9 बजे मैं खत्म करता था। 9, 9:30 बच्चे कह रहे हैं यार क्या मेहनत करा रहे यार हमारे टीचर, बेहतरीन। 70 में से एक बच्चा पास हुआ। वो भी इसलिए हुआ कि वो घर जाके चीजें खुद भी देखता था, और मैं उनको फख्र से कहता था ऐसा पढ़ाऊंगा कि घर पढ़ने की जरूरत ही नहीं रहेगी। जब एक बच्चा पास हुआ ना, मैं हिल गया, यकीन करें। मैं अपनी टीचिंग को बहुत सीरियस लेता हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला ने मेरे लिए रोज़ी कमाने का ज़रिया इसको बनाया। मैं यकीन करें इतना अपसेट हो गया कि मैं इस वर्ष पे था कि यार मैं आइंदा कभी ज़िंदगी में अकाउंटिंग नहीं पढ़ाऊंगा, और शायद मैं लॉन्ग रन में टीचिंग ही छोड़ दूँ। और मैं कोस रहा था उस लम्हे को कि जब मैंने कॉलेज खोला था कि यार ये रिजल्ट है तो मैं क्या पढ़ाऊँगा, फिर भाड़ में गया सब कुछ यार। मैं बैठ के यकीन करो चीज़ें उठाई, मैंने चीज़ें देखना शुरू की कि मैं कहाँ गलत था। जो लोग फेल हुए मैंने उनको कहा दोबारा क्लास में बैठो, फ्री में पढ़ाऊँगा, बैठो। मैंने जब सबसे बात करना शुरू की ना, यकीन करो 15-16 लोगों से बात करके मुझे एक चीज़ पता लग गई कि अगर आप बच्चे को सोचने की सलाहियत डेवलप ना करें ना, आप उसको दुनिया की हर चीज़ करा दें, बेकार है उसके लिए। आजकल फेसबुक पे एक बहस चल रही है कि जी कोर्स 250 घंटे का होना चाहिए, या कोर्स जो है ना वो 100 घंटे का होना चाहिए। क्या होना चाहिए कोर्स? कोर्स ऐसा होना चाहिए कि आपको समझ आ जाए और आप पेपर पास कर लो। ठीक है जी। मेरा कोर्स कितनी क्लासेस का होगा मैं अभी आपको बता देता हूँ, ठीक है जी। और मेरी क्लास का ड्यूरेशन कितना होगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। ये जो 30 और 40 और 50 घंटे के कोर्सेज हैं ना, इससे पर्चे पास नहीं होते, ये मैं आपको आज बता देता हूँ, ठीक है जी। अनलेस कि आप खुद बहुत तेज़ हो पढ़ने वाले और आप जो है वो सारी की सारी प्रैक्टिस पर खुद करो। अगर आप मुझे सर ये 3 काम करके दे दो ना, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आज आपको बता सकता हूँ कि सर आप पास होने वाले हो या नहीं। आप एक एवरेज बच्चे हो, बिलो एवरेज बच्चे हो, आप बहुत तेज बच्चे हो, आप मेरिट होल्डर हो, डजेंट मैटर। मेरी ये मेथडोलॉजी आप चलाओगे, आप आराम से पास कर जाओगे। कॉस्टिंग और FAR 1 तो मैं इसकी एश्योरेंस दे रहा हूँ आपको। मेरा डेली का होमवर्क मत छोड़ना, और क्विज तो मर जाना लेकिन मत छोड़ना। ये क्विज जो है वो चेक होके आपको मिलता है, ठीक है जी। ये हमने आउटसोर्स किया हुआ है। एक हमने टीम बनाई हुई है जिसमें से 2 फाइनलिस्ट हैं, 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, उनकी टीम बनाई हुई है, उनको हमने आउटसोर्स किया हुआ है, ठीक है जी। और मैं फिर आपको बता दूं, मेरे होमवर्क और मेरे क्विज के सवालात आसान नहीं होंगे, ICAP के लेवल से मुश्किल होंगे। आपको तकलीफ होगी, टेंशन होगी कि मुझे नहीं आता कुछ। मैं कहूँगा स्टिक अराउंड, लगे रहो मेरे साथ, अल्टीमेटली आपको मैं लाइन पार करा दूंगा। लेकिन आपको मैं अभी बता दूं, आप में से 80% बच्चा सिर्फ पहला वाला काम करेगा, वो भी मेरे बाप पे एहसान करेगा। क्या ले लेगा? क्लासेस। बस सर आप यकीन करो मेरे आखिरी मैसेजेस मैं आपको व्हाट्सएप पर सुनाऊं जो मैंने ग्रुप्स में भेजे, बेटा और कुछ नहीं करो, सिर्फ मेरी क्लासेस की चीज़ें देख लो। अब टाइम गुजर गया बेटा, आप खाली क्लासेस देख लो और कुछ ना करो। आखिरी दिन भी एक हरामखोर कह रहा है ये ब्रेक इवन का होमवर्क नंबर 6 मिसिंग है। मैंने कहा ये अभी बैठ के होमवर्क नंबर 6 कर रहा है, तो पता नहीं क्या। मैं आपको आज बता दूं कि अगर आप अपने बर्डन को इवनली स्प्रेड कर दो। अच्छा ये लेक्चर ना वो बच्चा भी सुनेगा आज से 2 महीने बाद, जो बाद में एडमिशन लेगा। तो सबसे पहले तो आपके पेशे खिदमत है ये लानत, जो 2 महीने बाद ये ले रहा है, ठीक है जी। आप शुरू में क्या कर रहे थे? हैं ईद मनाना है, रोज़े रखने, फिर उसके बाद छोटी ईद, फिर छोटी ईद के बाद बड़ी ईद, फिर मुहर्रम, फिर 12 रबीउल अव्वल, फिर आपकी शाम गरीबा हैं। अब पहली अटैम्प्ट तो मैं बताऊं बहुत सारे लोगों को समझ ही नहीं आती है, टाइम गुजर जाता है ऐसे। अच्छा जी, ये आप कर लोगे मेरे बच्चों। अब मेरे साथ आप एक हलफ उठा रहे हो कि मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर ये ऐद करता हूँ या ऐद करती हूँ, ठीक है जी, कि मैं जितने होमवर्क मिलेंगे, ये खामोश रहने वाले हरामखोर नहीं, मैं जितने होमवर्क मिलेंगे, जितने क्विज़ेस मिलेंगे, मैं उन सब को अटेम्प्ट करूँगा, अनलेस के कोई ऐसे हालात हों जिसमें मैं सख्त मजबूर हो जाऊँ और मैं ना दे पाऊँ कोई क्विज़ या होमवर्क।
और अगर मैं ऐसा ना करूं तो या अल्लाह मेरे नसीब के जूतों को मल्टीप्लाई बाय 6 कर दें और मुझे वो जूते उम्र भर पड़ देना है। ये गलत बात है, ठीक है जी। तो भैया ये आप लोगों ने चीज़ें देखनी। अच्छा, अब मैं एक छोटी सी चीज़ आपसे और डिस्कस कर रहा हूँ। ये है हमारा हमने भैया लेके कैसे चलना है कोर्स को। ये हमारे पास एक कंट्रोल शीट है, ठीक है जी। नज़र आ रहा है भाई सर? ये हमारे सारे टॉपिक्स हैं और ये हमारा सीक्वेंस होगा जिसके अंदर हमने छोटे बड़े टॉपिक्स कवर करने हैं। हमारा ब्रेक इवन 18 क्लासेस खाएगा। 6 क्लासेस हमारी लर्निंग कर्व में जाएंगी, 6 हमारी ओवरहेड्स में जाएंगी, मार्जिनल एब्जॉर्प्शन, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, डिसीजन मेकिंग, मटेरियल मैनेजमेंट, लेबर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मटेरियल वैल्यूएशन। ये एक लिस्ट है, 105 के करीब जो है वो हमें क्लासेस रखती हैं। अच्छा सर, इसमें मैं आम तौर पे एक टॉपिक, आम तौर पे मैं 2 टॉपिक और तीसरा टॉपिक, ठीक है जी। ये 3 टॉपिक मैं रिकॉर्डेड देता हूँ। ये 8 क्लासेस के करीब का बनता है, ठीक है। और ये रिकॉर्डिंग्स आपको बकरा ईद पे मिलेंगी। कब मिलेंगी? बकरा ईद पे। लेकिन इस दफ़ा अगर मैं 1.25 घंटे की क्लास लूँ तो शायद ये भी मैं आपको लाइव ही पढ़ा दूँ, मैं शायद ये रिकॉर्डेड पे भी ना जाऊँ, ठीक है। बस शर्त यह है कि आप लोगों ने रोना नहीं करना है, ठीक है जी। आप लोगों ने RR नहीं करना, रोज़ का रोना, ठीक है जी। ये आप लोगों ने नहीं करना। 1.25 घंटे की क्लास हम रखेंगे तो मैं ये भी आपको क्या करा दूंगा, लाइव करा दूंगा, ठीक है जी। अच्छा जी, ये हमारा सर प्लान है कि हमने कितनी क्लासेस किस महीने में रखनी है, ठीक है। हो जा ऊपर, हो जा भाई जल्दी से। सर हमने मार्च में 5 क्लासेस रखनी है, 5 बस। हाँ, ईद से पहले हम 5 क्लासेस रखेंगे बस, ठीक है जी। और फिर बाकी हम क्या करेंगे बाद अज़ ईद, ठीक है। 5 मेरा टारगेट है, 6-7 भी मिल गई तो आप तो आ ही जाएंगे, क्योंकि अभी आपने क्या वादा किया कि ये आपने नहीं करना ऐसा। तो अप्रैल में तकरीबन 22 क्लासेस हमें मिल जाएंगी, मई में 22 क्लासेस मिल जाएंगी, जून में 22 मिल जाएंगी, जुलाई में 22 मिल जाएगी। अगस्त की 15 तक हमने क्या करना है, फारिग कर देना सिलेबस को, ठीक है जी। और अगर मैं ये ऊपर वाले 3 टॉपिक रिकॉर्डेड दे दूं तो शायद मैं अगस्त के पहले वीक में आपको क्या कर दूं, फारिग कर दूं, ठीक है जी। इतना होगा, ये टाइम लगेगा। अब ये गौर से सुन लें, ये एक थी क्या चीज़, ऑफिशियल बात। मैं आम तौर पे आप लोगों को फारिग कर देता हूँ इवन जुलाई के एंड पे, ठीक है। जुलाई का एंड भी नहीं, जुलाई की 15 तारीख को आपको मैं पूरे 1.5 महीने देता हूँ घर से पढ़ने के लिए। ऑफिशियली मैं क्या बोलूँगा, मैं 105 नहीं, 105 क्लासेस नहीं, ये दिन जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है जी। आमतौर पे मैं ये दिन इसलिए कम रखता हूँ, इस तरह बताता हूँ कि एक ऑफिशियल वर्डिक्ट हमारी क्या हो कि जी अगस्त में हम कोर्स ख़त्म करेंगे। प्रैक्टिकली पिछले मैं तकरीबन 10 बैचेज उठाऊँ, 15 जुलाई से मैं आगे नहीं गया हूँ। 15 जुलाई में क्या होगा, आपका कोर्स ख़त्म हो जाएगा। मैं 45 डेज़ आपको दूंगा घर से पढ़ने के लिए, और इन 45 डेज़ में आपके पास इतना टाइम होगा कि आप अपना सारा सिलेबस रिवाइज़ भी कर लें, जो चीज़ें ऊपर नीचे कम हुई हैं वो भी जो है ना वो हिसाब किताब सेट हो जाए। अगर मैं 1.5 आवर्स की क्लास रखता हूँ तो ये बात है, लेकिन मैं 1.5 आवर्स की क्लास नहीं रखूँगा, मैं रखूँगा सर 1.75 आवर्स की क्लास, ठीक है जी। और ये हमारे लिए क्या होगा, इनफ होगा, ठीक है जी। कुछ टॉपिक्स जो ऊपर आ रहे हैं जिसमें मैंने 13-13, 14-14, 18-18 क्लासेस रखी हैं, इसमें मे बी एक आध क्लास हर एक में क्या हो जाए, कम हो जाए। अगर हम ये 0.75 आवर्स बढ़ा दें, फिर ये 0.25 आवर्स बढ़ा दें, ठीक है जी। ये मैंने आपके सामने रखा है सर एक इंटायर सिलेबस का नक्शा, ठीक है जी। लास्ट टाइम हमने मेरे ख्याल में शायद कोई 50 दिन के करीब बच्चों को दिया पढ़ने के लिए। ये 3 टॉपिक मैंने रिकॉर्डेड दे दिए थे। अगर ये 3 टॉपिक भी मुझसे पढ़वा लोगे तो मैं शायद 50 की जगह 40-45 दिन आपको दे दूँ। तो मेरे पास सिलेबस ना वेल बिफोर मतलब एग्ज़ाम से कोई 1.25 महीना पहले, 1.25-2 महीने पहले ख़त्म हो जाता है। उसका एक नुकसान भी फिर मुझे होता है,
वो नुकसान क्या होता है कि जब बच्चा घर जाता है ना पौने 2 महीने पहले, तो उसको ये लगता है कि अभी बहुत सारा टाइम है, वो मुझसे उसका कनेक्शन ना क्लासेस, लाइव क्लासेस में टूट जाता है। फिर वो जागता है जब आखिरी के क्या रह चुके होते हैं, 15 दिन रह चुके होते हैं। तो भैया ये एक ऑफिशियल बात है, लेकिन मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि मैंने जुलाई की 15 से 20 के बीच में कोर्स क्या कर देना है, ख़त्म कर देना है। लेकिन ऐसे कोर्स ख़त्म करने का कोई फ़ायदा नहीं कि जिसमें आपने साथ में होमवर्क ना किए और ये क्विज़ेस ना दिए, ठीक है जी। सिलेबस कवर करने के बाद प्रैक्टिस सेशन करवा दें, मतलब मैं पूरे 6 महीने प्रैक्टिस नहीं करूँगा, जब आप नहा धो लेंगे फिर उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे। और खुदा के बंदों, मैं ये आपको जो सारी चीज़ें दे रहा हूँ ऊपर वाली, ये इसीलिए दे रहा हूँ कि आप क्या कर सको। यार मुझे खुद एक बात बताओ, हम एंड में ना एक वो देते हैं, 40 दिन रह जाते हैं ना, तो मैं एक कोर्स लॉन्च करता हूँ, कौन सा पता है, कस्टमाइज बैच, जिसमें मैं क्या करता हूँ, अपने पूरे सिलेबस में से जो मैंने पढ़ाया होता है ना, प्रैक्टिस निकाल देता हूँ। क्या रह जाता है, सिर्फ कॉन्सेप्ट, सिर्फ कॉन्सेप्ट रह जाता है। वो कॉन्सेप्ट पूरे कोर्स का बनता है तकरीबन 50-55 घंटे का, वो मैं दे देता हूँ बच्चे को। अब चूंकि बच्चा उस वक्त बहुत ज़्यादा सीरियस होता है और पढ़ रहा होता है, तो उससे भी लोग पास हो जाते हैं। लेकिन ये याद रखना, अल्टीमेटली अगर आप उसी 50 घंटे के कोर्स को करके जाएं ना, तो ये याद रखो वो रिकमेंडेड नहीं है। हमने जब शुरू में ये प्रोडक्ट लॉन्च किया ना कस्टमाइज बैच, तो बहुत सारे लोग पास हो गए, अगले टाइम में और पास हो गए। हमारे पास लास्ट टाइम में रजिस्ट्रेशन तकरीबन 3000 प्लस थी कॉस्टिंग के अंदर, कस्टमाइज बैच में, लाइव के अलावा जो हमारे पास रेगुलर स्टूडेंट्स थे। और लोगों ने कहा यार ये टाइट चीज़ है यार, इसी से पास हो जाते हैं हम। मार्केट में लोगों ने कोर्स ही 50 घंटे का कर, और खुदा के बंदों 50 घंटे का कोर्स एक अच्छे बच्चे के लिए, एक जीनियस बच्चे के लिए भी इनसफिशिएंट होता है। ये याद रहेगा मेरे बच्चों। अब मुझे बताओ हमारा वादा क्या है। हमारा वादा ये कि आपने मेरी डेली की क्लास लेनी है और होमवर्क कवर करना है। डन है जी। तो हम शुरू करें अपना पहला टॉपिक, अल्लाह का नाम लेंगे। अच्छा, बुक हमने थोड़ा सा अपडेट किया। हमारी एक किताब होगी कॉस्टिंग की, उसको हमने अपडेट किया है। उसमें एक मेजर अपडेट है। मेजर अपडेट का मतलब हमने ये किया कि किताब को थोड़ा सा कम कर दिया हमने, ठीक है जी। किताब में बहुत रेलेवेंट चीज़ें थी, लास्ट टाइम बच्चों ने आइडेंटिफाई करवाई कि सर इससे भी काम हो जाता है, इससे भी हो जाता है, ये खामखा इतने सवाल दिए हुए हैं, इनको देख के टेंशन होती है। और हमने कुछ नए सवालात ऐड किए हैं, और वो नए सवालात हमने पेपर के करंट पैटर्न को देखते हुए ऐड किए, क्योंकि हमारी किताब में आमतौर पर जिस तरह के सवालात हैं, अब अगर आप करंट हिसाब किताब देख लें, सवाल लंबे लंबे हैं। आजकल पेपर में जो सवाल आ रहे हैं वो एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे सवाल आता है, कुछ सवालात ऐसे होते हैं जिसमें 4-5 कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो हमने उस किताब में भी जो है वो चीज़ें चेंज की। किताब आपको मिलेगी ईद के बाद, ठीक है जी, इससे पहले नहीं मिलेगी, अभी भी उस पर काम हो रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी किताब में आई कैप के आपको सवालात मिल जाएंगे, मेरे अपने क्वेश्चंस मिल जाएंगे। हमने जवा इंडिया के क्वेश्चंस ऐड किए उसके अंदर, ठीक है जी। इंडिया में बहुत काम होता है हमारा। सबसे जो हमें ये पट्टी पढ़ाई गई है ना कि इंडिया दुश्मन है हमारा, यकीन करो उस दुश्मनी के चक्कर में हमने बहुत कुछ लूज़ किया है। मेरी नज़र में जितना काम अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पे काम जितना इंडिया में हुआ है, जितना वहाँ के उस्तादों से जो है वो हम फैज़ हासिल कर सकते थे, वो अनफॉर्चुनेटली ये चूरन खा के हमने वो मिस कर दिया हमने। आखिरी किताब जो इंपोर्ट हुई है इंडिया से वो 2019 में हुई है। 2019 के बाद किताबें इंपोर्ट होना बंद हो गई हैं। मैं यकीन करो हर साल नई भी नहीं 5.5-6 लाख रुपए की किताबें इंडिया से मंगवाता हूँ। अब मैंने रूट चेंज कर लिया, मैं ऑनलाइन उनसे मंगवा रहा हूँ। लेकिन मैं ऑनेस्टली आपको बताऊँ, जितना काम उन्होंने किया है ना, हमारे वाले उसको हाथ भी नहीं लगा सकते, छू भी नहीं सकते, इतना उन्होंने ज़बरदस्त काम किया अपने लोगों के लिए। तो किताब में आपको उस तरह के भी प्रॉब्लम्स मिलेंगे, और उसका रीज़न मैं क्लास के एंड पे बताऊंगा कि हमने क्यों उसको इस तरह ऐड किया, ठीक है जी। तो अपने पहले टॉपिक का हेडिंग डालें जी। अच्छा, प्रीमियम लेक्चर क्या होते हैं ज़रा इसके बारे में बता दें भाई। मैंने किया ये कि कुछ अटैम्प्ट्स पहले, 2 अटैम्प्ट्स पहले मैंने सारा सिलेबस जो है ना कॉस्टिंग का, वो इस नीयत से बनाया, घर में बैठ के रिकॉर्डिंग की हाईएस्ट क्वालिटी की। और वो इस नीयत से बनाया कि एक बच्चा अगर घर पे रिकॉर्डेड लेक्चर्स ले रहा है और वो है बहुत सीरियस, उसको ये क्लास की मस्ती मजाक पसंद नहीं, वो कहता है सर मैं 40 मिनट दूंगा लेकिन मैं सीरियसली बैठ के पढ़ूंगा, तो प्रीमियम लेक्चर उस बच्चे के लिए। और जो बच्चा मेरी तरह है, जो थोड़े टाइम में क्या हो जाता है, बोर हो जाता है,
उसको क्लास में एक लाइव वाइब्रेंट एनवायरनमेंट चाहिए तो वो लाइव क्लासेस ले, ठीक है जी। तो आपकी मर्जी है कि आप दोनों में से कोई भी क्लास ले लें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। स्प्रिंग 25 के लेक्चर ले लूँ, सिलेबस जल्दी कवर करना है, ले ले भाई। पेपर इस दफ़ा अच्छा नहीं हुआ, रिजल्ट का वेट करूं या अभी से क्लासेस लेना शुरू कर दूं। 80 मार्क्स का अटेम्प्ट किया है। अगर आपने 80 मार्क्स का अटेम्प्ट किया है और उसमें से 80% सही है और एग्जामिनर उस 80% का 80% मार्क्स दे दे तो 51.2% बन जाता है, आप पास हो जाओगे। नहीं लो क्लास अभी। मार्च 25 के बाद, मार्च 25 के लेक्चर अपलोड होंगे पोर्टल पे, बिल्कुल अपलोड कर देंगे। स्टडी टेक्स्ट लें या ना लें, हाँ ये एक चीज़ सुन लो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे ने बात की है। किताब तो सर आपकी हमने लेनी है, स्टडी टेक्स्ट का क्या करें? आई कैप की स्टडी टेक्स्ट एक यूजलेस बकवास नहीं, ऐसा नहीं है सर, सॉरी। आई कैप की किताब आपने अपने हाथ में ज़रूर रखनी है, फिजिकल ना भी हो तो आपने ये वर्चुअल जो PDF की किताब है वो ज़रूर अपने हाथ में रखनी है। वो पता है किस नीयत से रखनी है कि आपने उसमें चेक करना है कि यार सर ने क्या चीज़ इसमें से नहीं कराई है। और अगर आपको मैं ये कहता हुआ मिलूँ कि ये बेकार है, इस तरह नहीं आता सवाल, ये इस तरह नहीं पूछता, ये अब ख़त्म हो गया है, तो आप समझ लेना कि ये रॉन्ग नंबर है। किताब की एक एक चीज़ कवर होनी चाहिए। किताब आप अपने हाथ में रखेंगे और मुझे एवेल्युएट करते रहेंगे, सर आपने ये छुड़वा दिया, वो छुड़वा दिया, पक्का। अब एक बच्चा सोच रहा होगा यार इतने अरसे से पढ़ा रहा है, इसको मैं क्या बताऊंगा कि तूने क्या छोड़ दिया। ओ भाई हुआ है, 2 अटेम्प्ट पहले एक बच्चा, मुझे कोर्स ख़त्म हो गया, मैं बैठा हूँ, जुलाई का महीना था, मैंने कहा जी अल्लाह हाफिज़ मैं जा रहा हूँ इस्लामाबाद घूमने के लिए। उसने कहा रुको भाई ये छुड़वा दिया है। मैंने कहा क्या? उसने कहा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की एंट्रीज। अब मैंने देखा, मैंने कहा हाँ यार ये तो छूट गई। फिर मैंने उसका एक आधे घंटे का रिकॉर्डेड लेक्चर दिया। ऐसा है नहीं है। अभी जो लास्ट अटेम्प्ट गुजरी है, मैंने बच्चों को कहा कि रेशोज़ में एक एरिया है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एनालिसिस का। अच्छा उसका मैंने लेक्चर देखा, मैंने पोर्टल पे डाला ही नहीं है। 2 दिन पहले 3 दिन पहले मैंने पेपर में अपने पुराने लेक्चर से उठा के उसका एक लेक्चर डाल दिया और अपने बच्चों को बोला भी कि सरप्राइज एलिमेंट होगा पेपर में, टेस्ट हो सकता है। हो गया टेस्ट। अब मुझे एक बात बताओ, क्या टीचर अकले कुल है? नहीं, टीचर एक आम इंसान है। अल्लाह का पैगंबर, अल्लाह का वली नहीं हो सकता वो, उसकी नॉलेज नाकिस है, ठीक है जी। तो मैं हो सकता है कि कोई चीज़ क्या करूं, गलती से छुड़वा दूं, तो मुझे पकड़ेगा कौन? आप लोगों ने मुझे बताना है कि अच्छा इस पे टीचर की हटनी नहीं चाहिए। एक बच्चा आके कहे कि सर आपने ये छुड़वा दिया, अब तुम हो गए मुझे बताने वाले, तुमने अपनी औकात नहीं भाई, कोई औकात नहीं है भाई। मुझ में और आप में फ़र्क पता है क्या है? क्या फ़र्क है मुझ में और आप में? हैं वहाँ बैठे और यहाँ बैठे। आपने बहुत पैसा बनाया है, हमने नहीं बनाया। ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। मुझ ना मेरी 2 शादियाँ एक अलग बात है, छोड़ दो। आप FC है नहीं, मेरे और आप में फ़र्क ये है कि मैं इस प्रोफेशन में आपसे पहले आया हूँ और आप बाद में आए, ठीक है जी। इस बात के अलावा मुझ में और आप में कोई फ़र्क नहीं है। ये नहीं है कि मैं आपसे ज़्यादा अक्लमंद हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है जी। आप बहुत सारी चीज़ें मैं टीचिंग लाइफ में अपने स्टूडेंट से सीखा हूँ यार, ठीक है जी। सर अपने पास हेडिंग डालें, क्या हेडिंग डालें सर अपने पास? हम अपने पास हेडिंग डालें जी, टाइप्स ऑफ बिजनेसेस, ठीक है जी। अभी ऑनलाइन ले, ईद के बाद फिजिकल ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हो। अभी कहाँ भाग गए हो? गाँव भाग गए हो क्या? हैं जी। हमारी क्लास कितने, 2 बजे तक है? 2 बजे तक है ना। अच्छा मुझे एक बात बताएं सर, हमारे पास कितने टाइप के बिजनेस होते हैं सर? 2 टाइप के बिजनेस है सर, जिसकी हमने कॉस्टिंग या मैनेजमेंट अकाउंटिंग देखनी। एक ट्रेडिंग बिजनेस है। ये ट्रेडिंग बिजनेस क्या होता है? अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी, मैं एक काम करूँ, अब्बा से, दादा से, चाचा से, काबुल से मैं चर्च मंगवाऊं और बगैर वैल्यू एडिशन के, वैल्यू एडिशन का मतलब जैसे लाऊं वैसे ही आपको बेच दूं, ये क्या है जी? ट्रेडिंग बिजनेस। तो ट्रेडिंग बिजनेस इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, चीज़ें लेनी है आपने, आगे बेच देनी है, सीधा। एक बड़ा खर्चा होता है इसमें, किस चीज़ का? परचेस करने का, ठीक है जी। आप परचेस करते हो, सेल करते हो, परचेस करते हो, सेल करते हो। आपका मेजर एक ही खर्चा है, गुड्स को परचेस करने का, और इमीडिएटली फिर आप उसको क्या करते हो?
सेल कर देते हो, तो आपके लिए बिजनेस करना आसान है। ट्रेडर क्या करता है, एक मार्केट से चीज खरीदता है और दूसरी मार्केट में चीज बेच देता है, ठीक है जी। सर फिर एक बंदा है मैन्युफैक्चरर, वो क्या खरीदता है, वो रॉ मटेरियल परचेज करता है, इसकी तरह लकड़ियां परचेज करता है। फिर क्या करता है सर, मैन्युफैक्चरर क्या करता है, रॉ मटेरियल खरीदता है, फिर उसके बाद एक सेकंड रुक जाओगे, हाँ जी मुझे बताएं, मैन्युफैक्चरर क्या करता है, रॉ मटेरियल खरीदता है, उसका नक्शा चेंज करता है, उसको कन्वर्ट करता है किसमें, फिनिश गुड्स में। ये कौन है जी, मैन्युफैक्चरर। ये कौन है जी, मैन्युफैक्चरर। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे बड़ा बेसिक से एक सवाल पूछूं, फर्नीचर बना के बेचने वाला बंदा मैन्युफैक्चरर है या ट्रेडर है, मैन्युफैक्चरर है, ऐसा है या नहीं है। ये चाय बनाने वाला मैन्युफैक्चरर है या ट्रेडर है, मैन्युफैक्चरर है। सर ये चाय पत्ती चीनी वीनी सबको जमा करता है, चाय बना के बेचता है, ये कौन है जी, ये मैन्युफैक्चरर है। ऐसा सर यूनिलीवर्स आपको साबुन बना के देता है, ये मैन्युफैक्चरर है या ट्रेडर है, मैन्युफैक्चरर है। लेकिन सर पाकिस्तान में मिसाल के तौर पर ये कैनवुड का एसी इंपोर्ट होता है और एक बंदा है जो है इंपोर्ट करता है और उठा के बेच देता है आपको, ये कौन है, ये ट्रेडिंग बिजनेस है, ट्रेडर है। ऐसा तो मुझे एक बात बताएं, बिजनेस में ट्रेडिंग बिजनेस है और दूसरा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। हम 90% अपना सिलेबस का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस देख रहे होंगे। ट्रेडिंग बिजनेस हमारे कोर्स में सिर्फ किस हद तक है, 10% की हद तक। 10% केसेस ऐसे होंगे जहां हम किसकी बात कर रहे होंगे, ट्रेडिंग की बात कर, वो भी सिर्फ डिसीजन मेकिंग में। बाकी किसी चैप्टर में आपको ट्रेडिंग बिजनेस का हिसाब किताब नहीं मिलेगा। हर जगह आपको क्या क्या नजर आ रहा होगा, हम रॉ मटेरियल खरीद रहे होंगे और फिर उसको क्या कर रहे होंगे सर, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहे होंगे। तो मुझे एक बात बताएं, हमारे पास दो टाइप के बिजनेस, ट्रेडिंग और ये जो डेफिनेशन लिखी है पेपर में आती हैं, नहीं आती हैं, लेकिन आप लिख रहे हो उसको, शाबाश। ये तस्वीरें नहीं बनाने बैठ जाना अल्लाह के वास्ते। हाँ जी कर लिया, लिख लिया। अच्छा जी मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड पे देखना, आप बोर्ड पर देखिएगा। अच्छा ये क्लास की जितनी भी नोटिंग्स है ना, आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाया करेंगे, ठीक है। आप ये टेंशन नहीं लेना, आपको पीडीएफ फॉर्म में ये नई स्कीम कब आएगी, अगले बैच में आएगी, यहाँ नहीं आ रही अब। अच्छा अब सुनना मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा जी मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड पे देखिएगा। सर सारी चीज़ें छोड़ दो। अच्छा बोर्ड पे देखना मेरे प्यारे बच्चों, अभी सारी बात करते हैं क्लास के एंड में। देखिए आप एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में घुसते हो, ठीक है जी। गौर से देखना मेरे प्यारे बच्चों, ये पहला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बुनियाद रखेगा आपकी थिंकिंग पैटर्न में जिस तरह बनाना चाह रहा हूँ। मुझे बताएं सबसे पहले हम एक कंपनी में घुसते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में। अज्यूम करो ये एक ऐसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो मार्केट से बहुत सारा इनपुट लेके आपको शैम्पू बना के दे रही है, ठीक है जी। सबसे पहले इस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर घुसोगे ना, तो आपको एक फैक्ट्री नजर आएगी। क्या नजर आएगी, ये फैक्ट्री का काम क्या है, रॉ मटेरियल लेना, उस पर काम करना और क्या बना देना, फिनिश गुड्स बना देना। फिनिश गुड्स बनने के बाद इसको बेचेगा कौन, सर ये हमारी सेल्स टीम होगी, ठीक है जी। ये हमारी सर फैक्ट्री हो गई और ये क्या हो गई सर, हमारी सेल्स डिपार्टमेंट हो गया। ऐसा अब बताएं, सेल्स डिपार्टमेंट ने चीजें बेच दी, पैसे रिकवर करके कौन देगा, अकाउंटिंग कौन करेगा, ऑडिट कौन कराएगा, लीगल मामलात कौन देखेगा, बिल्डिंग की सफाई सुथराई ये कौन देखेगा, ये सारे काम देखेगा कौन, ये एडमिन देखेगा। तो इसका मतलब है एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर 3 फंक्शंस होते हैं, 3 फंक्शंस होते हैं। कौन से 3 फंक्शंस, मैन्युफैक्चरिंग या फैक्ट्री, सेल्स डिपार्टमेंट और एडमिन डिपार्टमेंट। हम एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर कितने डिपार्टमेंट से कितने फंक्शंस देखते हैं, 3। पहला फंक्शन का काम क्या है सर गुड्स प्रोड्यूस करना। दूसरे फंक्शन का काम उसको बेचना। तीसरे फंक्शन का काम
सर हिसाब किताब रखना, ऑडिट करवाना, बाकी सारे काम, एडमिनिस्ट्रेटिव काम सारे कहाँ होंगे? यहाँ होंगे। अब मुझे एक बात बताओ, जो फैक्ट्री के अंदर खर्चा होता है सारे का सारा गुड्स प्रोड्यूस करने पे जो खर्चा हो रहा है, फैक्ट्री के अंदर जो खर्चा हो रहा है उसको हम कहेंगे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। क्या कहेंगे? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। और सर फैक्ट्री के बाहर जो खर्चा हो रहा है इन दोनों डिपार्टमेंट्स में मिला के उसको हम क्या कहेंगे? नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ऐसा मैंने आसान कर दिया आपके लिए, इसका कोई टेक्निकल डेफिनेशन नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या है? फैक्ट्री में जो खर्चा हो रहा है, और जो फैक्ट्री के बाहर हो रहा है वो नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। मैं फिर आपसे पूछता हूं, मुझे एक बात बताएं, हमारी मशीनों में जो फ्यूल डल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। क्यों? आमतौर पे मशीन्स कहाँ होती है सर? फैक्ट्री के अंदर होती है। फैक्ट्री का रेंट, रॉ मटेरियल खरीदने की कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। सर हमारी सेल्स करने की कॉस्ट, मार्केटिंग करने की कॉस्ट, एडवर्टाइजिंग करने की कॉस्ट, ये सारी क्या है? नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। सर हमारे ऑडिट कराने की कॉस्ट। अभी हमने सिर्फ बेसिक बात की है। मुझे बताएं सर हमारे पास खर्चों को हम कितने हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं? 2 हिस्सों में। कौन से 2 हिस्से? मैन्युफैक्चरिंग, नॉन मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग, नॉन मैन्युफैक्चरिंग। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में घुसोगे कितने फंक्शंस नजर आएंगे? 3 फंक्शंस। कौन कौन से? फैक्ट्री, सेल्स और एडमिन। फैक्ट्री को हम कहेंगे मैन्युफैक्चरिंग फंक्शन, और इसके अलावा जो 2 फंक्शंस हैं नॉन मैन्युफैक्चरिंग फंक्शन। फैक्ट्री के अंदर जो खर्चा हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, फैक्ट्री के बाहर जो खर्चा हो रहा है नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। सीधी बात है, ये डेफिनेशन पेपर में नहीं आती, लेकिन ये आपको अब जितने सवाल आएंगे ना याद रखनी है उसको, ठीक है? अब सुनिएगा जरा गौर से। अब बताओ कहाँ घुसे हम? अब हम घुसते हैं फैक्ट्री में। फैक्ट्री में हम घुसते हैं सर, गौर से सुनना। अज्यूम करो हम घुसते हैं एक बेकरी में, ठीक है जी? गौर से सुनना। बेकरी में क्या बन रहा है? केक बन रहे हैं, बिस्किट्स बन रहे हैं। अज्यूम करो केक बन रहे हैं, ठीक है जी? बताओ केक बन रहा है। फैक्ट्री, बेकरी एक फैक्ट्री है, ठीक है जी? बेकरी क्या है? एक बेकरी का आउटलेट होता है जहां चीजें बिक रही होती है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, जो पीछे होता है ना, एक आपको फ्रंट नजर आ रहा है ना, जहां पापे समोसे खरीदने जा रहे हैं, एक हिस्सा कौन सा होता है उसका? वो पीछे वाला होता है, जहां क्या होता है? बगैर कमीज पहने मजदूर काम कर रहे होते हैं, देखा ना? तो हम वहां घुसे इस वक्त। ये कौन सी फैक्ट्री है हमारी? गौर सुनना। फैक्ट्री में सर गौर से सुनना, हमारे पास जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है ना, उसको हम डिवाइड कर सकते हैं 2 हिस्सों में। कितने हिस्सों में? 2 हिस्सों में। एक हमारे पास है डायरेक्ट कॉस्ट, और दूसरे को हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट या ओवरहेड्स। क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट या ओवरहेड्स। गौर से सुनना मेरे बच्चों, हम इस वक्त कहां पर हैं? एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के फैक्ट्री में। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में कितने फंक्शंस हैं? 3। कौन कौन से? फैक्ट्री है, सेल्स है, एडमिन है। हम इस वक्त कहां घुसे में? एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर, फैक्ट्री के अंदर। ऐसा? अब बता फैक्ट्री में हमें कितनी कॉस्ट नजर आ रही है? 2 किस्म की कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब मैं इनको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, ठीक है जी? गौर सुनना। डायरेक्ट कॉस्ट की 2 एग्जांपल्स हैं। पहले एग्जांपल्स एक्सप्लेन करूंगा, फिर डायरेक्ट कॉस्ट की डेफिनेशन। एक क्या है जी? डायरेक्ट मटेरियल, एक डायरेक्ट लेबर। मेरे प्यारे बच्चों गौर से सुनना। सर मेरे सामने बेकरी में केक बन रहा है, बताओ इसमें डायरेक्ट मटेरियल क्या है? डायरेक्ट मटेरियल वो मटेरियल होता है जो प्रोडक्ट में मौजूद होता है, जो प्रोडक्ट में मौजूद होता है। क्या मौजूद है केक में? मैदा मौजूद है, अंडे मौजूद है, क्रीम मौजूद है, चीनी मौजूद है, ठीक है जी? और जो आपने डलवाने का कहा है वो मौजूद है। यानी जो मटेरियल फिजिकली किसमें मौजूद है? केक में। उसको हम क्या कहेंगे? डायरेक्ट मटेरियल। एक रॉ मटेरियल जो केक बनाने में इस्तेमाल हुआ, केक में मौजूद है, वो क्या है? इसी केक बनाने के लिए हमने डीजल भी इस्तेमाल किया। वो डीजल कहाँ है? वो केक के अंदर है? नहीं, वो डीजल कहाँ है? वो उस पर्टिकुलर भट्टी में लगा या मशीन में लगा जहां ये केक प्रोड्यूस हो रहा था। उसको हम क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट मटेरियल। यहां आता है ऐसा, इसको हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट मटेरियल भी और ओवरहेड्स भी। ऐसा? अब बताओ डायरेक्ट मटेरियल की डेफिनेशन क्या है? जो प्रोडक्ट में मौजूद है। और इनडायरेक्ट मटेरियल जो प्रोडक्ट बनाने में तो इस्तेमाल हुआ लेकिन प्रोडक्ट में मौजूद, जो प्रोडक्ट बनाने में तो इस्तेमाल हुआ लेकिन प्रोडक्ट में मौजूद। मुझे बताएं सर बेकरी में केक बन रहे हैं, बेकरी में बिस्किट्स बन रहे हैं, ठीक है जी? बिस्किट्स में क्या है जी? आटा, मैदा, चीनी जो भी है। और उसी बिस्किट को बनाने पे
जो डीजल लगा है वो क्या है जी, वो इनडायरेक्ट मटेरियल है। अच्छा सर, ये टेबल मेरे सामने, इस टेबल में डायरेक्ट मटेरियल क्या है, लकड़ी है सर, इस टेबल के अंदर कीले हैं सर, इसके अंदर सोल्यूशन लगा हुआ है, इसके अंदर समद बॉन्ड लगा हुआ है, इसके अंदर सर पता नहीं क्या कुछ पट्टियां वट्टियां लगी हुई हैं सर, इसके अंदर थोड़ा बहुत स्टील लगा हुआ है, प्लास्टिक लगा हुआ है, ये सारा क्या है सर, इसी पर्टिकुलर टेबल को जिस फैक्ट्री में बनाया गया होगा उधर सर्फ भी आया होगा, उधर पोछे भी आए होंगे, किस चीज के लिए, फैक्ट्री को साफ सुथरा रखने के लिए। ऐसा सर उधर इसी पर्टिकुलर जगह पे जहां ये टेबल बना है सर, डीजल भी इस्तेमाल हुआ होगा, पेट्रोल भी इस्तेमाल हुआ होगा, किस चीज के लिए सर, मशीनरी को चलाने के लिए। तो वो सारा मटेरियल क्या है, वो इनडायरेक्ट है। सर डायरेक्ट मटेरियल वो जो प्रोडक्ट में ट्रेसेबल है, इनडायरेक्ट मटेरियल जो प्रोडक्ट में ट्रेसेबल नहीं है लेकिन प्रोडक्ट बनाने में इस्तेमाल हुआ है। तो हम डायरेक्ट मटेरियल को एक तरफ कर रहे हैं और इनडायरेक्ट मटेरियल को, क्यों भाई, कॉस्ट तो कॉस्ट है, डायरेक्ट मटेरियल हो या इनडायरेक्ट मटेरियल हो, ये तो इस्तेमाल तो प्रोडक्ट बनाने पे हुआ है ना सर। दोनों की अकाउंटिंग में फर्क है, दोनों की अकाउंटिंग में, तो हमें इसलिए पता होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने पे डायरेक्ट मटेरियल कितना है और इनडायरेक्ट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक केक बनाने पे 2 अंडे लगते हैं, एक केक बनाने पे 2 अंडे लगते हैं, 40 केक बनाने पे कितने अंडे लगेंगे, 80 अंडे लगेंगे। ऐसा तो आपको पता है कि जी इस पर्टिकुलर केक को बनाने पे अगर 2 अंडे लगते हैं, 40 केक बनाने पे 80 अंडे लगेंगे, 100 केक बनाने पे 200 अंडे लगेंगे। क्या मुझे बता सकते हो कि एक केक बनाने पे सर्फ कितना लगता है? आप कहोगे नहीं यार ये कैसे बताएंगे, सर्फ तो फैक्ट्री की जमीन साफ करने के लिए यूज होता है, ठीक है जी, डीजल तो मशीन चलाने के लिए यूज होता है। ये मालूम करना बहुत मुश्किल है कि एक केक बनाने पे कितना डीजल लगा, ये मालूम करना बहुत मुश्किल है कि एक केक बनाने पे कितना सर्फ लगा, ये मालूम करना मुश्किल है। तो इनडायरेक्ट मटेरियल चूंकि प्रोडक्ट में मौजूद नहीं होता इसलिए उसकी कॉस्ट को प्रोडक्ट तक लाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल। इसको अलग देखेंगे, इसकी अकाउंटिंग अलग है और डायरेक्ट की अकाउंटिंग। अब बताओ डायरेक्ट की अकाउंटिंग आसान या इनडायरेक्ट की? डायरेक्ट की आसान, क्योंकि आपको पता है कि इस पर कितना खर्चा हुआ है। एक चाय का कप आपके सामने पड़ा हुआ है, इस चाय के कप में जो चाय है वो अज्यूम करो सर 200 ml है, उस 200 ml के अंदर 50 ml पानी होगा, 150 ml सर उसके अंदर दूध होगा, थोड़ी बहुत चीनी, थोड़ी बहुत पत्ती होगी। तो चीनी, पत्ती, दूध, पानी, ये सारा क्या है, इसका हिसाब करना आसान है, ऐसा है या नहीं? अब इसी होटल के अंदर मिसाल के तौर पर सर जो भट्टी लगाई है हमने, उसके अंदर लकड़ियां इस्तेमाल की हैं, लकड़ी जला के हमने सर उससे चाय बनाई है, कोयले वाली चाय बनाई है। वो कोयला, वो लकड़ी, क्या हिसाब किताब लगाया जा सकता है एग्जैक्ट कि कितने रुपए का कोयला जो है वो एक चाय के कप पे लगा है? अब बताओ डायरेक्ट मटेरियल क्या है जी? फिर पूछ रहा हूं, व्हाट इज डायरेक्ट मटेरियल? जो प्रोडक्ट में मौजूद। इनडायरेक्ट मटेरियल जो प्रोडक्ट बनाने में इस्तेमाल तो हुआ लेकिन प्रोडक्ट में ट्रेसेबल नहीं है। डायरेक्ट मटेरियल की अकाउंटिंग आसान, आपको पता होता है कि एक यूनिट बनाने में कितना खर्चा हुआ। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट कॉस्ट की अकाउंटिंग करना मुश्किल, ऐसा है। अच्छा जी, फिर रिपीट कर रहा हूं सर, गौर से देखिएगा, लिखेगा कोई भी नहीं। मुझे बताएं सर, हम एक फैक्ट्री में घुसते हैं, गौर से सुनना मेरे प्यारे बच्चों। इस फैक्ट्री के अंदर घुसूं ना तो इस फैक्ट्री में मुझे नजर आया गेट पे एक चौकीदार। इसने कहा जी अंदर जाना मना है, सिर्फ ऑथराइज लोग जा सकते हैं, सिर्फ मजदूर जा सकते हैं। आप अंदर गए, आपको नजर आया इधर मजदूर काम कर रहे हैं। इधर क्या कर रहे हैं? ये मजदूर क्या कर रहे हैं जी? ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है जी। अज्यूम करें तौलिया बनाने वाली फैक्ट्री में आप घुसे हो, ये सारे क्या कर रहे हैं अंदर वाले मजदूर? तौलिया बना रहे हैं सर। एक बंदा ऊपर बैठा है, ये इन सबको उंगली कर रहा है, ओए काम कर, बातें नहीं, ओ भाईजान काम करो, दोस्त इधर इधर। इसका काम क्या है? ये सुपरवाइजर है। ये कौन है? ये सुपरवाइजर है। ये कौन है? ये कौन है जी? ये गार्ड है सर, चौकीदार है। ये कौन है जी? ये मजदूर है सर, मजदूर है। ये क्या कर रहे हैं? तौलिया बना रहे हैं सर। इधर ना कोने में, इधर कोने में कैंटीन है। एक बंदा जो है वो सुबह टपटप पराठे बना रहा है सर, चाय बना रहे लोगों के लिए। किन के लिए चाय बना रहा है? इन सब के लिए, मजदूरों के लिए भी, चौकीदार के लिए भी और सुपरवाइजर के लिए भी। ऐसा ये कैंटीन ऑपरेटर है। मुझे बताओ इसमें डायरेक्ट लेबर कौन सा है? वो बंदा जो प्रोडक्ट बना रहा है ना बजाते खुद, वो डायरेक्ट लेबर है। और ये बाकी के लेबर, ये प्रोडक्शन प्रोसेस को फैसिलिटेट कर रहे हैं लेकिन प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं।
ये पूरे प्रोसेस को क्या कर रहे हैं, आसान बना रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, लेकिन ये बजाते खुद प्रोडक्शन। तो मुझे बताओ, ये जो सुपरवाइजर है, कैंटीन वाला है, गार्ड है, इसको हम क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर किसको कहेंगे, डायरेक्ट लेबर किसको कहेंगे। अब बताओ जी, आप ये बता सकते हो इस कैंटीन में बनने वाले पराठे पे जो खर्चा आ रहा है, एक तौलिए पे कितने पराठे का खर्चा आया। ये कोई बता सकता है कि एक तौलिया जो बना है उस पर कितने रुपए का घी लगा है? नहीं पता। हमें क्या करना पड़ेगा, अंदाजा लगाना पड़ेगा। तो इनडायरेक्ट लेबर ऐसा खर्चा है जो इनडायरेक्ट है, जिसका बेनिफिट डायरेक्ट प्रोडक्ट ने नहीं लिया। डायरेक्ट लेबर क्या है, आप एक तौलिया बनाने के उसको पैसे पे करते हो कि एक तौलिया बनाओगे तो तुम्हें इतने पैसे दूंगा। अब बनाए जी डायरेक्ट लेबर, ना ना ना, अभी मैंने डेफिनेशन बताई, वो जो प्रोडक्ट बना रहा है इनडायरेक्ट लेबर, जो फैसिलिटेट तो कर रहा है लेकिन डायरेक्ट प्रोडक्शन, डायरेक्ट मटेरियल जो प्रोडक्ट में मौजूद है, इनडायरेक्ट मटेरियल जो प्रोडक्ट बनाने में इस्तेमाल तो हुआ है लेकिन प्रोडक्ट में फिजिकली ट्रेसेबल नहीं है। ऐसा है, ये दो चीजें समझ आ गई। अब बताओ, इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर को हम जनरल टर्म्स में क्या कहते हैं, ओवरहेड्स। अब बताओ फैक्ट्री में इसके अलावा, इन 4 खर्चों के अलावा और कोई खर्चा होता है इस फैक्ट्री के अंदर? हाँ सर, होता है सर। इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है, रेंट का खर्चा है, हैं? ऐसा है, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है सर, रेंट का खर्चा है, और सर फ्यूल तो चलो हम इनडायरेक्ट मटेरियल में काउंट कर लेते हैं, और सर और किस सर, इंश्योरेंस का खर्चा है। 1000 खर्चे हैं, ऐसा 1000 खर्चे हैं। इन सब को भी हम क्या कहते हैं, ओवरहेड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? अब बताओ डायरेक्ट कॉस्ट क्या है, डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर। अच्छा, और भी इसमें चीजें आती हैं, हम अभी अपने उसमें उलझना नहीं चाह रहे हैं। अब बताओ डायरेक्ट कॉस्ट, 2 ही चीजें, कौन सी, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर। इन डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर के अलावा फैक्ट्री के अंदर जो खर्चा हो रहा है, चाहे वो इनडायरेक्ट लेबर है, चाहे वो इनडायरेक्ट मटेरियल, चाहे और कोई खर्चा है, उन सबको हम क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट लेबर क्या है, ओवरहेड्स। इनडायरेक्ट मटेरियल क्या है, फ्यूल क्या है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, रेंट क्या है, ओवरहेड्स। ऐसा डायरेक्ट मटेरियल क्या है, डायरेक्ट मटेरियल है। डायरेक्ट लेबर क्या है, डायरेक्ट लेबर है। अब बताओ सर, हमारे पास ब्रॉडली फैक्ट्री में सिर्फ 3 खर्चे होते हैं, कौन से, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड ओवरहेड्स। ऐसा है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, और अब बताओ डायरेक्ट मटेरियल क्या है, जो प्रोडक्ट के अंदर फिजिकली मौजूद है। डायरेक्ट लेबर क्या है, जो प्रोडक्ट बना रहा है। इनके अलावा सारा खर्चा ओवरहेड, सारा खर्चा रेंट, डेप्रिसिएशन, फैक्ट्री की इंश्योरेंस, मशीनों की इंश्योरेंस, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर। ऐसा, अब बताओ फैक्ट्री के सिर्फ 3 खर्चे कौन से, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड्स। इनडायरेक्ट मटेरियल भी ओवरहेड्स, इनडायरेक्ट लेबर भी ओवरहेड्स, रेंट भी ओवरहेड्स, सारी चीजें ओवरहेड्स। ऐसा, ये याद रहेगा मेरे बच्चों। अब आप लोगों ने इसको लिखना है, लेकिन मैं लिखने के लिए आपको एक चीज दे रहा हूं। क्या सीएमए दोबारा उठाना चाहिए, 70 का अटेम्प्ट हुआ है। यार अब 70 का क्या अटेम्प्ट किया है, नाम मैं ये बता सकता हूँ, क्या बोलूँ मैं भी, 70 का क्या अटेम्प्ट किया है। अगर तुम्हें लग रहा है कि 70 तुमने सही अटेम्प्ट किया, फिर तो तुम आराम से पास हो जाओगे। एक बात बताओ, तुम लोग पीआरसी में भी इसी तरह का औने पौने अटेम्प्ट करके पास हो जाते थे? हैं? नहीं, अच्छा ये अब आप लोगों ने लिखना है जी। हाँ जी, व्हाट इज डायरेक्ट मटेरियल, क्या लिखा है मैंने, ट्रेसेबल इनटू द प्रोडक्ट। ट्रेसेबल का मतलब फिजिकली मौजूद है सर। डायरेक्ट लेबर, पेड टू द लेबर प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट। नजर आ रही है, और बड़ा कर दो। ऐसा, अब बताओ इसके अलावा क्या, ओवरहेड या इनडायरेक्ट मटेरियल क्या जी, यूज्ड इन द प्रोडक्शन बट नॉट फिजिकली ट्रेसेबल। ऐसा, इसकी एग्जांपल्स दी हुई है, फ्यूल, लुब्रिकेंट्स, क्लीनिंग सप्लाईज और स्मॉल टूल्स। क्या होता है, मशीन में जो छोटे मोटे नट बोल्ट्स होते हैं,
ये भी क्या है हमारे पास यूज़ होते हैं ना। ये भी हम कहते हैं जी हमारे एक केक बनाने पे एक नट लगा है, तो नट कहाँ होगा केक के अंदर, नहीं होगा ना, वो क्या है सर हमारे पास एक इनडायरेक्ट मटेरियल है। इनडायरेक्ट लेबर क्या है जी, पेड टू द लेबर विच आर फैसिलिटेटिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है जी, बट नॉट प्रोड्यूसिंग द गुड्स देमसेल्व्स, ऐसा। अच्छा इसके अलावा बाकी क्या है, बाकी सारों को हम अदर कॉस्ट कहते हैं, ऐसा। तो ये आप लिख रहे हैं, अच्छा ये आपको याद होना चाहिए, हाँ ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर 5-6 नंबर की थ्योरी पूछ लेते हैं और इस तरह की फजूल चीज़ उठा के पूछ लेते हैं कोई, ठीक है जी। नोट टेकिंग के लिए आईपैड यूज़ करता हूँ, बुक सॉफ्ट में मिल सकती है, देख लेंगे कोई मसला नहीं। आईपैड वेरी गुड जी। कितने लोग आईपैड यूज़ करते हैं, या लिखने के लिए कोई एक बच्चा बस, खरीद लो महंगा नहीं है यार, कॉपी पे लिखा हुआ याद रहता है। तो वाह सर, क्रोम बुक का सोचा है, क्रोम बुक पे लिख सकते हैं क्या यार। मैं आपको बड़ा एक आसान हिसाब किताब बताऊं, आप अपने लिए ना लैपटॉप लें X230 और उसमें रैम और ये हार्ड ड्राइव अच्छी डलवा लें, 40-45 हज़ार रुपये का बन जाएगा। उस पर आप अपने लेक्चर भी देख सकते हैं, उसमें पेन भी होता है, उसमें जो है वो राइटिंग सॉफ्टवेयर भी है। यहाँ सारे टीचर्स वो यूज़ करते हैं, सिर्फ मैं आईपैड यूज़ करता हूँ। ये तो महंगा है लेकिन सस्ता भी आता है, 50-55 वाला भी आता है, ठीक है जी, मिल जाता है आराम से, ठीक है जी। पुराना अगर ले लो ना तो सस्ता मिल जाएगा। और वो एप्पल के प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं कि आप पहले मरोगे वो बाद में जाएगी, ठीक है जी, आप ले लें आराम से। आपकी वीडियो देखकर ही मैंने आईपैड लिया था, वेरी गुड। हसन, इसको आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, पेपर लेंदी था। हाँ जी याद रहेगा भाई, शाबाश 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 मेरे बच्चों। हमारी क्लास कितने बजे तक थी, 2 बजे तक थी, तो उसको हम यही ख़त्म करते हैं आखिरी नोट के साथ। आज आपको जो मैं सवाल दूंगा ना, होमवर्क आपको आज से मिलेगा और होमवर्क आपको इफ्तार के आसपास मिल जाएगा। और होमवर्क करने के लिए आज का होमवर्क होगा हार्डली 2 से 2.5 मिनट का, 4 मिनट का, 5 मिनट का, ऐसा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। चलो एक आपको मैं ओवरव्यू दे देता हूँ पूरी क्लास का। हाँ जी, मुझे पता है हमारे पास बिजनेस कितने टाइप के हैं, 2 टाइप के हैं। एक हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, एक ट्रेडिंग बिजनेस है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं, फिनिश गुड्स बना के उसको बेचते हैं। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में घुसूंगा तो मुझे कितने डिपार्टमेंट्स नजर आएंगे, 3, फैक्ट्री, सर सेल्स, एडमिन। और सेल्स और एडमिन को मिला के हम क्या कहते हैं, नॉन मैन्युफैक्चरिंग सेटअप। और फैक्ट्री हमारी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो सेटअप। अब अगर फैक्ट्री के अंदर घुसते हैं तो कितने टाइप के खर्चे नजर आते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड्स। डायरेक्ट मटेरियल क्या है, जो प्रोडक्ट में फिजिकली ट्रेसेबल है। इनडायरेक्ट मटेरियल वो रॉ मटेरियल जो प्रोडक्ट बनाने में इस्तेमाल तो हुआ लेकिन ट्रेसेबल नहीं है और वो ओवरहेड्स है। सर लेबर, डायरेक्ट लेबर जो प्रोडक्ट बना रहा है। इनडायरेक्ट लेबर जो प्रोडक्ट बना नहीं रहा लेकिन फैसिलिटेट जरूर कर रहा है, हेल्प जरूर कर रहा है, प्रोडक्शन प्रोसेस चलाने में जो है वो हमारे साथ शाना बशाना मौजूद है, इसको हम क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट लेबर ओवरहेड्स है। और बाकी सारे खर्चे फैक्ट्री के अंदर जो हो रहे हैं, सेवर का खर्चा, लाइटों का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, रेंट का खर्चा, सारे खर्चे, इसके अलावा 1 करोड़ खर्चे, उनको हम क्या नाम देंगे, ओवरहेड्स। ऐसा याद रहेगा मेरे बच्चों, ये ऐसा ही है। अच्छा अब एक छोटी सी टिप और इसके बाद क्लास ख़त्म। मुझे बताओ आमतौर पे आप एक जूता खरीदने जाते हैं, जूते में डायरेक्ट मटेरियल क्या है, सर लेदर है, उसके अंदर जो कीले मिले लगी हुई हैं, जो समझ बॉन्ड लगा हुआ है, सिलाई जो हुई हुई है, सारा क्या है। अच्छा लेकिन जब जूता कंपनी बेचती है ना तो ऐसे हाथ में नहीं दे देती है, डब्बे में देती है, डब्बे को थैली में डालती है। ये क्या कहलाता है, पैकिंग मटेरियल। आम तौर पे पैकिंग मटेरियल को हम डायरेक्ट मटेरियल कंसिडर नहीं करते, हम उसको क्या ट्रीट करते हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल या ओवरहेड्स। ये याद रखना, ठीक है जी। ये एक चीज़ है, हम अत्ता के देखा जाए तो पैकिंग मटेरियल हर प्रोडक्ट का अवेलेबल है, लेकिन चूंकि पैकिंग मटेरियल की इतनी वैल्यू नहीं होती है, छोटी सी वैल्यू होती है, थोड़ा सा अमाउंट होता है उसका, तो हम उसको कहाँ काउंट कर लेते हैं, ओवरहेड्स में काउंट कर लेते हैं। हम उसको कहाँ काउंट कर लेते हैं, तो अब बताओ डायरेक्ट मटेरियल वो जो प्रोडक्ट में ट्रेसेबल है, सिवाय किसके, पैकिंग मटेरियल के। पैकिंग मटेरियल को हम क्या ट्रीट करेंगे, ओवरहेड ट्रीट करेंगे आसान भाषा में, ठीक है जी। याद रहेगा मेरे बच्चों। थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं हम।
बस वो शुरू होती है तो 5 मिनट का आप लोग जाएं ज़रा, क्या पानी वानी तो पी नहीं सकते आप लोग, ठीक है जी। अच्छा, हम अपनी क्लास एक कल रखेंगे, फिर हम जो है वो थोड़ा सा ब्रेक लेंगे। 21 रमज़ान का ब्रेक आएगा हमारे उसमें यौम अली पे, यौम अली रज़ी अल्लाह नो, और फिर जो है वो हमारे पास एक और ब्रेक आएगा 23 मार्च का, ठीक है। तो फिर हम जो है वो एक क्लास के बाद फिर हम 24 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी, 24 मार्च से, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह, मिल रहे दोबारा, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।